ये लड़का पैदा हुआ था एक सुपर रेयर हिडन स्किल के साथ, मिरर वर्ल्ड रिवर्सल, एक ऐसी शक्ति जो तकदीर को भी पलट सकती थी। इस स्किल की सबसे खास बात ये थी कि ये किसी भी बेकार दिखने वाली एबिलिटी को कुछ अविश्वसनीय बना देती थी। जैसे उसकी एक साधारण वाइन कंट्रोल स्किल जो मुश्किल से किसी दुश्मन को रोक पाती थी, उसने उसे बदल दिया कैओटिक थॉर्न्स में। अब ये स्किल दुश्मनों पर कांटे बरसाती थी और उन्हें कंफ्यूजन में डाल देती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बेकार सी एबिलिटी इतनी घातक बन जाएगी। लेकिन ये कहानी यहीं से नहीं शुरू होती। असली कहानी शुरू होती है तब जब हमारा एमसी पहले से ही एक लेजेंडरी वॉरियर था। उसने अनगिनत युद्ध लड़े, खून और आग के बीच अपनी किस्मत गढ़ी। उसके शरीर पर जख्म थे, पर उससे गहरे थे वो निशान जो विश्वासघात ने दिए। उसका सबसे बड़ा साथी उसका भाई समान दोस्त लुई, जिसने एक दिन उसे धोखा दिया। इस दुनिया में जहां अचानक डंजन्स प्रकट होने लगे थे, वहां से निकलने वाली रहस्यमयी शक्तियों को लोग क्लासेस कहते थे। इन डंजन्स को जीतने के लिए लोग पार्टियां बनाते थे, और उसी दौरान लुई ने ठान लिया कि उसके दोस्त की शक्ति अब राजघराने की होनी चाहिए ताकि साम्राज्य स्थिर रह सके। मगर सच्चाई ये थी, उसे डर था। डर उस ताकत से जो उसके दोस्त ने हासिल कर ली थी, एक ऐसी शक्ति जिसने एसएसएस रैंक को भी पार कर लिया था। एक रात लुई ने विश्वास का मुखौटा उतारा और बारूद की आग में सब खत्म कर दिया। पर मौत ने यून को नहीं रोका, क्योंकि उसी पल उसका हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड सक्रिय हो गया। उसकी आत्मा एक झील के भीतर बने मिरर्ड रेल्म में स्थानांतरित हो गई, एक ऐसा संसार जहां प्रतिबिंब भी जिंदा थे। दशकों बाद एक और लड़का उसी झील के पास उल्टा लटकाया गया। कुछ बुलीज उसे पीट रहे थे, उसका चेहरा पानी में दबा रहे थे। उसकी चीखें किसी दूर सोई हुई आत्मा तक पहुंची। हाँ, वही आत्मा, यून की। एक चश्मे वाला लड़का बीच में आया, मगर बदमाशों ने उसका भी मजाक उड़ाया। तभी अचानक डंजन मैनिफेस्ट हुआ, जमीन फटी और मॉन्स्टर्स उभर आए। सब डर के मारे भाग गए, पर वो नर्डी लड़का रुका रहा। उसने कोशिश की उस बंधे हुए लड़के को छुड़ाने की। तभी मॉन्स्टर्स ने हमला किया और झील का पानी सिहर उठा। पानी में डूबा वो लड़का अचानक जाग उठा। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। उसने गरजते हुए बोला, ग्लेशियल इम्पैक्ट। पर सिस्टम ने चेतावनी दी, टारगेट एचपी फुल, हीलिंग फेल्ड। वो हमला जो जीवन देने वाला था, किसी राक्षस को बचाने की कोशिश कर रहा था। चश्मे वाला लड़का चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? वो तो मॉन्स्टर है। लेकिन उसी पल हमारे नायक ने महसूस किया, उसका चेतन यून के कमजोर शरीर में समा गया है। वो समझ गया कि मिरर वर्ल्ड ने उसे दूसरी जिंदगी दी है। वही झील, वही गहराई, वही पुकार जिसने उसे पुनर्जन्म दिया। अब उसके भीतर था सिर्फ एक ही भाव, बदला। कमजोर शरीर, टूटी हुई स्किल्स और सबकी नजर में एक बेकार चांटर, यही थी उसकी नई पहचान। मगर यून हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो मिरर वर्ल्ड स्किल का सच जानकर दुनिया को दिखाएगा कि हर कमजोरी में एक छिपी हुई ताकत होती है। वो सिस्टम से लड़ने लगा, स्किल एक्टिवेशन डिनाइड, रिक्वायरमेंट नॉट मेट, बार बार यही सुनता रहा। उसने गॉब्लिन पर कोशिश की, विफल। उसके हथियार पर प्रयास किया, फिर भी असफल। और तभी एक लेवल 10 मैलफॉर्म्ड ओवरलॉर्ड प्रकट हुआ। उसके साथ आई सैकड़ों मॉन्स्टर्स की सेना। चश्मे वाला लड़का घबरा गया, हम खत्म हो गए। पर यून मुस्कुराया। उसने एक बार फिर मिरर वर्ल्ड सक्रिय किया, इस बार अपने ही एक बेकार स्किल पर। और तभी सिस्टम ने स्वीकार कर लिया। एंटैंगलिंग वाइन्स पलट गई और बनी कैओटिक थॉर्न्स। दुश्मनों पर कांटे बरसे, हवा में चीखें गूंज उठीं और अराजकता में मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर टूट पड़े। यहाँ तक कि ओवरलॉर्ड भी अपने ही साथियों के हाथों गिर पड़ा। यून ने देखा उसकी बेकार शक्ति अब विनाश का तूफान बन चुकी थी। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और जोश दोनों थे। अब उसे समझ आया, हर असफल स्किल को मिरर वर्ल्ड पलट सकता है, उसे मजबूत बना सकता है। फिर उसने एम्पावर्ड स्ट्राइक पर प्रयोग किया और वो बन गई ट्रिक ब्लेड। अब उसकी ताकत 10% बढ़ गई थी और ड्यूरेशन भी लंबा हुआ। हर बार स्किल पलटने पर उसकी अटैक पावर बढ़ती गई। मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मारते गए और यून को मिला फ्लड ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स। हर बार लेवल अप पर उसकी एमपी भर जाती थी और यून ने ये मौका नहीं छोड़ा। उसने बार बार मिरर वर्ल्ड सक्रिय किया जब तक कि उसकी एमपी सिर्फ 12 रह गई। अब उसका ट्रिक ब्लेड 120% अटैक पावर दे रहा था और चलता था पूरे 44 सेकंड्स तक। तभी एक विशालकाय मॉन्स्टर उस पर झपटा, पर यून नहीं भागा। वो मुस्कुराया, अपनी तलवार उठाई और बोला, अब देख मिरर वर्ल्ड का असली कमाल। और एक ही वार में उसने उस दैत्य को 2 हिस्सों में चीर दिया। आखिरकार असली यून लौट आया था। मीनवाइल द नर्डी बॉय जस्ट स्टूड देयर, स्पीचलेस। सामने वही दृश्य था जो उसकी आंखों पर यकीन नहीं आने दे रहा था। उसकी ट्रिक ब्लेड स्किल अब 2.3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। हर स्विंग हवा को चीरता, हर वार जमीन को हिला देता। तभी जमीन कांप उठी और नीचे से उठा एक विशालकाय डंजन लॉर्ड, लेवल 21 का राक्षस। पर यून ने पीछे हटने से इनकार किया।
उसने केओटिक थॉर्न्स छोड़ी, पर लॉर्ड उस स्किल से पूरी तरह इम्यून था। उसने अपने विशाल पंजों से पलटवार किया, हवा तक चिल्ला उठी, पर उसी पल चश्मे वाला नर्डी लड़का शाओजी बहादुरी दिखाते हुए आगे आया और ढाल उठा ली। यून की आंखें चौड़ी रह गईं। ये दृश्य उसे उसके अतीत के साथी की याद दिला गया, जो हमेशा उसकी रक्षा करता था। लेकिन ढाल ज्यादा देर नहीं टिक सकी और श्याओ हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। यून ने तुरंत उसकी तरफ दौड़ लगाई, उसे हील किया और कहा, पोशन ले जल्दी। फिर उसने एक तेज योजना बनाई। श्याओ वेट, बस कुछ सेकंड और। अब ट्रिक ब्लेड के सिर्फ 8 सेकंड्स बचे थे। यून ने उन पलों में दर्जनों मॉन्स्टर्स को काट गिराया। हर किल के साथ उसे लेवल अप्स मिले और उसका एचपी व एमपी फिर से भर गया। फिर उसने ट्रिक ब्लेड रिएक्टिवेट किया और शुरू हुआ विनाश का दूसरा दौर। उसकी गति अब आंधी जैसी थी, हर दिशा से वार करता, मॉन्स्टर्स को धूल में मिला देता। जल्द ही यून लेवल 12 तक पहुंच गया। अब ट्रिक ब्लेड की शक्ति 510% तक बढ़ चुकी थी। आखिर वो पल आया। डंजन लॉर्ड फिर से गरजा, पर यून अब अलग था। वो हवा में उछला, उसकी चालें बिजली जैसी तेज थीं। अलग अलग एंगल्स से वार करते हुए यून ने एक के बाद एक आघात किए और आखिरकार डंजन लॉर्ड गिर पड़ा। चुप्पी छा गई। शाओजी ने अविश्वास से देखा, एक चांटर, वो भी लेवल 5 का, उसने डंजन लॉर्ड को हरा दिया। डंजन साफ हो चुका था। यून ने गिरे हुए लूट आइटम्स इकट्ठे किए, जबकि शाओ अब भी हक्का बक्का था। उसने पूछा, तू इतना ताकतवर अचानक कैसे हो गया? यून ने मुस्कुराते हुए पलटकर पूछा, क्या तुम चाओ बेन से कोई रिश्ता रखते हो? शाओ ठिठक गया, तुम मेरे परदादा बेन बेन का नाम कैसे जानते हो? यून की आंखों में सदमे की झिलमिलाहट आई। तो तुम बेन के पोते हो। लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठा, क्योंकि उसकी यादों में लुई ने उसके सभी साथियों को खत्म कर दिया था। उसने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर शाओजी झुंझलाकर बोला, अगर तुम अपने सच नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। फिर थोड़ा रुककर उसने पूछा, तुमने अपनी ताकत अब तक क्यों छिपाई थी? और बिना जवाब सुने बात मोड़ दी, चलो वापस स्कूल चलते हैं, कल मेमोरियल हॉल में विजिट है। ह्यून ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से सतर्क था। मेमोरियल हॉल का जिक्र सुनते ही उसके मन में कौतूहल उठा। शायद वहां मुझे पता चलेगा कि मेरे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। अगले दिन वो दोनों रेल बस में सवार हुए। यून खिड़की से बाहर देख रहा था। अब की दुनिया अलग थी। ट्रांसपोर्ट तक डंजन डिराइव्ड प्रोडक्ट से चल रहे थे। हर चीज, हर डिवाइस किसी न किसी डंजन से जुड़ी हुई थी। वो बुदबुदाया, वो चीजें जो कभी सिर्फ मौत के इलाकों में मिलती थीं, अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। जिज्ञासा से उसने अपनी काइमेरा बोन रिंग निकाली और याद आया, पुराने समय में डंजन खत्म होते ही सारी चीजें गायब हो जाती थीं। कितना कुछ बदल गया है, उसने धीमे से कहा। जब वो मेमोरियल हॉल पहुंचे, यून का दिल थम गया। सामने एक विशाल मूर्ति थी, लुई की। वही लुई जिसने उसे धोखा दिया था, अब लोगों की नजरों में हीरो बन चुका था। इतिहास कहता था, लुई ने अकेले उन दानवों को परास्त किया जो सैकड़ों डंजन से निकले थे। एक एसएसएस रैंक्ड डंजन जिसने वर्षों तक लोगों को सताया, उसे भी लुई ने अपने हीरो स्क्वाड के साथ खत्म किया। पर यून जानता था, असली विजेता वही था, वो और उसकी सेना। फिर भी इतिहास ने उसे देशद्रोही लूहे कहा। वो मूर्ति देखते हुए उसके होंठ कांपे। उन्होंने मेरी कहानी मिटा दी। उधर स्कूल टीचर छात्रों को समझा रही थी। हीरो लुई ने दिंगकुन की मदद से विद्रोह दबाया। यून चौंक गया। दिंगकुन, ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। तभी भीड़ अलग हुई और सामने आया डिंगशू, वही बदमाश नेता। उसने यून और शाओ को जिंदा देखकर कहा, तो तुम लोग अब भी जिंदा हो? जरूर कोई एक्सपर्ट आसपास था जिसने डंजन क्लियर किया। छात्र उसके चारों ओर जमा हो गए। डिंगशू ने शाओ को घूरा, सारा झमेला तुमने किया। जब शाओ ने विरोध किया, डिंगशू ने उंगली उठाई और हीरो दिंगकुन की मूर्ति की ओर इशारा किया। वहां उसके पांवों के नीचे एक और मूर्ति थी, शाओएन उर्फ बेन बेन, जिसे कुचला दिखाया गया था। दिंगशू ने गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरे पूर्वज का अपमान कर रहे हो। बाकी छात्र फुसफुसाने लगे, वो तो उसी गद्दार वंश का है। टीचर तुरंत आगे आईं, काफी हुआ शाओ, माफी मांगो। मत भूलो, हीरो के परिवार ने कभी तुम्हारे पूर्वजों की जान बख्शी थी। दिंगशू ने सबके सामने ताना मारा, कोई भी गद्दार की औलाद की मदद नहीं करेगा। उसकी आवाज में घृणा थी और बाकी छात्र बस चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। तभी वो यून की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, हमारा नायक आगे बढ़ा और एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया। पूरा मेमोरियल हॉल सन्न रह गया। सबकी आंखें फैल गईं। एक लेवल 5 चांटर ने डिंगशू को गिरा दिया। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या डिंगशू वाकई इतना कमजोर है? उसने तो हीरो परिवार का अपमान कर दिया। क्रोध में जलते हुए डिंगशू ने यून को पंचिंग बैग कहा और अपने साथियों को इशारा किया, सब मिलकर इस ढोंगी को खत्म करो। लेकिन यून की आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। एक एक करके वो सबको गिरा देता है, हर पंच सटीक, हर वार नियंत्रित। कुछ सेकंड में ही पूरा गिरोह जमीन पर पड़ा था, डिंगशू सहित। सबकी सांसें थम गईं।
हीरो का वंशज इतना आसानी से हार गया? अपमान से तिल मिलाकर डिंगशू ने गरजते हुए अपनी एबिलिटी रेज सक्रिय की और फायर फोर्ज्ड हैमर बुलाया। हवा गर्म हो गई, पर यून ने मौका देख लिया। वो झुका, घूम कर वार किया और एक ही प्रहार में डिंगशू को फिर से जमीन पर दे मारा। उसी पल मेमोरियल हॉल के गार्ड्स दौड़ते हुए आए। यहाँ लड़ाई सख्त मना है, उनमें से एक चिल्लाया। टीचर ने झट से कदम बढ़ाया। यून, तुम्हारी ये हरकत शर्मनाक है। वो हथियार बुलाती है, पर यून शांत खड़ा था। वो धीरे से मुस्कुराया, अपनी चिमेरा बोन रिंग उठाई और एक ही झटके में टीचर का हथियार तोड़ दिया। अगर ये न्याय है, यून बोला, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, या फिर आप भी डिंग परिवार के लिए झुकती हैं? कमरे में सन्नाटा। रिंग से उठी शक्ति हवा में कंपन छोड़ रही थी। एक लेवल 21 लॉर्ड ड्रॉप, जो अब लेवल 32 की टीचर को पीछे धकेल रही थी। आखिरकार वो बोली, फाइन, मामले की जांच होगी। फिर उसने दोनों को बाहर भेज दिया। यून और शाओजी को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। अंदर ही अंदर यून सोच में डूबा। मेरे पतन के बाद मेरे किसी भी साथी ने जिंदा नहीं बचा, और बैन बैन उसे डिंग कुन ने ही खत्म किया था। बाहर आते ही उसने शाओ से पूछा, बताओ ये डिंग कुन असल में कौन था? शाओ ने जवाब दिया, कहते हैं डिंग कुन ने ही उस गद्दार यून की साजिश पकड़ी थी। वही सेना लेकर एसएसएस डंजन तक पहुंचा और विद्रोह खत्म किया। यून की मुट्ठियां कस गईं। उसे याद था उस डंजन में उसके सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया था, तो यही कहानी बना डाली गई, उसने सोचा। शाओ आगे बोला, किंग ने बाद में डिंग कुन को सम्मानित किया। कहा जाता है वो विंटरलैंड कैटेक्लिज्म को रोकने वाला नायक था। यून की आंखें ठंडी हो गईं। वो झूठ है, वो संकट मैंने खत्म किया था, उसने नहीं। पर सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब स्याओ ने कहा, डिंग कुन की तलवार थी फ्लोइंग क्लाउड सोर्ड, वही जिससे उसने खलनायक यून का सिर काटा था। वो सुनकर यून की सांस भारी हो गई। उसकी नजर में आग जल उठी। उसने मेरी जीतें, मेरी तलवार, मेरा नाम सब चुरा लिया। वो बुदबुदाया, अब डिंग कुन खुद गिरेगा मेरे हाथों। रात ढल रही थी जब दोनों डिंग परिवार के कॉम्पाउंड पहुंचे। चारों ओर गश्त लगाते गार्ड्स, हर कोने में सिक्योरिटी। लेकिन जैसे ही उन्होंने यून और शाओ को देखा, उन्होंने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गए। शाओ घबराया, यून, हमें लौट जाना चाहिए, यहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं। यून ने सिर हिलाया। डिंग कुन ज्यादातर समय हाई लेवल डंजन में रहता है, बाहर मुश्किल से आता है, और अंदर जाने के लिए स्पेशल डंजन पास चाहिए। वो सोच में डूब गया। डिंग परिवार के पास जरूर ऐसा पास होगा, शाओ ने धीरे से बताया। उनके मैंशन के अंदर खुद का प्राइवेट डंजन है। अमीर लोग अब लो लेवल डंजन्स खरीद बेच सकते हैं। डिंगशू भी यही मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल बढ़ाता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स बस स्कूल वाले डंजन्स तक सीमित हैं। यून ने हल्की मुस्कान दी, तो यही असली फर्क है, शाओ ने कहा। सामान्य विद्यार्थी लेवल 15-20 तक ही पहुंच पाते हैं। जो डंजन जॉब्स में जाते हैं वो शायद 30 तक। डिंग परिवार के गार्ड्स लेवल 30 हैं और उसके ऊपर वाले सब सेना या गिल्ड में। यून ने दूर गेट की तरफ देखा, तो अगर मुझे किसी डंजन में घुसना है, मुझे उनका पास चाहिए। शाओ फिर बोला, कृपया चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन यून की आंखों में अब सिर्फ एक नाम चमक रहा था, डिंग कुन एंड लुई। वो धीमे स्वर में बोला, मैं भागने नहीं आया, मैं हिसाब बराबर करने आया हूँ। यून ने चारों ओर नजर डाली। डिंग परिवार के गार्ड्स हर जगह तो थे, मगर उनका ध्यान बटा हुआ था। कुछ बातें कर रहे थे, कुछ आधे सोए जैसे लग रहे थे। बिना हिचकिचाए वो दीवार पर चढ़ा और पलटकर भीतर कूद गया। जमीन पर उतरते ही फुसफुसाया, इतना आसान। पीछे से शाओजी रुका, डर से कांपता हुआ बोला, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? यून ने उसकी बांह पकड़ी, आंखों में गंभीरता थी। अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो डर छोड़ो, या तो मौका पकड़ो या हमेशा पछताओ। कुछ पल की चुप्पी के बाद शाओ ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ, यून मुस्कुराया। तो चलो, अब पीछे मुड़ना नहीं। दोनों ने साथ छलांग लगाई और डिंग परिवार के प्राइवेट डंजन के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। वहां के मॉन्स्टर्स लेवल 6 से 8 के बीच थे। पिछली बार से ज्यादा मजबूत, लेकिन संख्या कम थी। यून ने कहा, चाओ, इस बार तू आगे रहेगा। मैं? चाओ हिचकिचाया। अगर मैं मर गया तो मैं तुझे बचाऊंगा, यून बोला, लेकिन कोशिश तो तू करेगा। मॉन्स्टर्स झुंड बनाकर उन पर टूट पड़े। चाओ ने कांपते हुए ढाल उठाई। पहले तो पीछे खिसक गया, मगर यून की आवाज गूंजी, ढाल मत दिखा, इरादा दिखा। और तभी शाओ ने कदम आगे बढ़ाया, मॉन्स्टर पर चार्ज किया। उसके वार थोड़े बेतरतीब थे, मगर इरादे सच्चे थे। कुछ ही देर में वो पहला मॉन्स्टर गिर पड़ा। यून ने मुस्कुराकर कहा, बुरा नहीं, तू में टैलेंट है, बस डर तुझे पीछे खींचता है। लड़ाई बढ़ी। जब भी शाओ पर ज्यादा दबाव आता, यून आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, शाओ की समझ बेहतर होती गई। वो अब स्पेशल पोजीशनिंग सीख गया था, हर वार के बीच में दूरी का सही अंदाज। जंग खत्म होने के बाद शाओ ने खुशी से कहा, मैं लेवल अप हो गया। यून ने समझाया, एक्सपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बढ़ता है। अगर तू सिर्फ बचाव करेगा तो तुझे आधा भी नहीं मिलेगा। कम से कम मॉन्स्टर को पीछे धकेल, तब फायदा मिलेगा। शाओ ने सिर हिलाया। मैं पॉइंट्स बराबर बांटता हूँ, थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा एजिलिटी। यून ने कहा, गलती यही है, शील्ड बेरर्स को एजिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, डिफेंस खुद ही बढ़ेगा।
शो ने हल्की हंसी में कहा, मैं तो बैलेंस रखता हूं ताकि कोई पार्टी मुझे रिजेक्ट न करे। धीमे शील्डर्स को कोई नहीं चाहता। युन ने शांत स्वर में कहा, अगर तू लेवल 60 तक पहुंचना चाहता है तो रैंडम नहीं चल सकता। जैसे बैस्टियन फोर्ट्रेस क्लास के लिए 60 स्टैमिना और 90 डिफेंस चाहिए, वरना क्लास प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा। शाओ उदास होकर बोला, लेवल 60 तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं। युन ने कंधे पर हाथ रखा, मुझ पर भरोसा कर, तू एस रैंक से भी ऊपर जाएगा। लड़ते लड़ते युन ने महसूस किया उसका मिरर वर्ल्ड स्किल अब खुद एक्सपी गेन कर रहा है। सिस्टम ने सूचना दी, स्किल प्रोग्रेस 70%। वो मुस्कुराया, तो अब ये भी इवॉल्व हो सकता है। उन्होंने डंजन में और गहराई तक सफर जारी रखा। युन की ट्रिक ब्लेड की ड्यूरेशन खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसने आखिरी मॉन्स्टर गिरा दिया। सांसें भारी थीं, शरीर थका हुआ। ये शरीर लंबे युद्ध के लिए नहीं बना, उसने सोचा। लेकिन लेवल 17 पहुंचते ही उसे नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स और मिरर वर्ल्ड के लिए अनुभव दोनों मिले। अचानक युन ने कदम रोके। दूर से कुछ गार्ड्स की आवाजें आ रही थीं। वो झट से ऊपर कूदा, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर छिप गया। शाओ ने फुसफुसाकर कहा, अब वापस चलें, बस कुछ मॉन्स्टर्स बचे हैं। युन ने सिर हिलाया, ठीक है। ट्रिक ब्लेड की ड्यूरेशन, गार्ड्स की मूवमेंट, सब एक साथ संभालना रिस्क है। उसने मन ही मन नोट किया, हर रिवर्स्ड स्किल बैटल में यूजफुल नहीं होती। मिरर वर्ल्ड को लेवल 2 बनाने के लिए अभी 30% एक्सपी बाकी है। अगर डंजन लॉर्ड को हरा दूं तो शायद हो जाए। दोनों धीरे धीरे डंजन की ओर अंदर बढ़े। वहां डंजन लॉर्ड नजर आया, मगर वो जंजीरों में बंधा हुआ था। शाओ ने हैरानी से कहा, पहली बार किसी लॉर्ड को इस तरह कैद देखा है। युन ने फुसफुसाया, अभी हमला नहीं, इतने गार्ड्स हैं कि हलचल होते ही सब यहाँ आ जाएंगे। उसने एक मुखौटा पहना और एक गश्ती गार्ड पर झपटा। कुछ ही सेकंड में गार्ड बेहोश जमीन पर पड़ा था। युन ने उसकी गर्दन पर हल्का दबाव डाला और कहा, अब बताओ पास कहाँ है? घबराया हुआ गार्ड बोला, ओल्ड मास्टर की स्टडी में, वहां डंजन पासेस रखे हैं। युन मुस्कुराया, आंखों में चमक थी। वो गार्ड कांपती आवाज में बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद ओल्ड मास्टर और उसके गार्ड को उन पासेस के साथ जाते देखा है। वो सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए हैं, बिना मदद के कोई अंदर की सिक्योरिटी पार नहीं कर सकता। युन ने ठंडे स्वर में कहा, इन्वेंट्री खाली करो। गार्ड ने सब निकाला, कुछ पोशंस, कुछ स्क्रैप्स, बस इतना ही। युन ने देखा कि उसके पास एक स्किल बुक भी थी। उसे उठाकर बोला, लोभ हमेशा किसी न किसी रूप में बच ही जाता है। बाहर निकलते हुए गार्ड ने धीरे से कहा, तेंग परिवार हर कीमती ड्रॉप खुद रखता है, दूसरों को बस साधारण चीजें मिलती हैं। युन ने बुक खोली। सिस्टम ने सूचना दी, न्यू स्किल एक्वायर्ड, स्लोइंग ऑरा, रिड्यूसेस एनिमी स्पीड बाय 20%। वो मुस्कुराया, कभी कभी कचरे में भी सोना छिपा होता है। दोनों अब हवेली के इनर रेजिडेंस के किनारे पर पहुंच चुके थे। यहाँ गार्ड्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भीतर मौजूद हर व्यक्ति लेवल 30 से ऊपर था, डिंगशू को छोड़कर, जो सबसे कमजोर माना जाता था। गार्ड थक कर गिर पड़ा और युन ने तय किया कि अब वो अकेला आगे जाएगा। वो दोबारा डंजन में लौटा। अब उसका लक्ष्य था परिवार के हेड को बाहर निकालना। वहां उसने देखा, डंजन लॉर्ड अब भी जंजीरों से बंधा था। उसे इन हाई लेवल चेन्स से बांधा गया था ताकि डंजन की स्टेबिलिटी बनी रहे। एक अकेला गार्ड उस तंत्र की निगरानी कर रहा था। युन ने छाया से छलांग लगाई, एक बार, और गार्ड बेहोश। सिस्टम की गूंज, आइटम ऑब्टेन्ड, लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स। वो फुसफुसाया, यही चाहिए था। लॉर्ड की जंजीरें टूटी, उसकी दहाड़ पूरे डंजन में गूंज उठी। जमीन कांपी और अराजकता फैल गई। बाहर डिंग परिवार का हेड तुरंत गार्ड्स को भेजने लगा। डंजन में गड़बड़ है, युन ने भीतर से मुस्कुराते हुए कहा, बस यही डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। अब इनर रेजिडेंस में घुसना आसान हो गया था। उसी समय हवेली के गेट पर एक गाड़ी रुकी। दूसरा प्रमुख, डिंग हाओ, बाहर निकला। उसके साथ डिंग शू था। वो अगले वाहन तक गया, दरवाजा खोला, वेलकम मिस युन शाह। सामने एक सुंदर स्त्री उतरी, उसके साथ उसकी सहायक। डिंग हाओ ने शालीनता से सिर झुकाया और अगले ही पल उसने पास खड़े गार्ड को लात मार दी। अगली बार देर मत करना। फिर वह अपने मेहमानों को भीतर ले गया। दूर से शाओजी ये सब देख रहा था, आंखों में झटका और डर दोनों। कुछ ही देर बाद यून उसके पास पहुंचा। डंजन लॉर्ड लेवल 30 का है, उसे जिंदा पकड़ना आसान नहीं। ये हंगामा जानबूझकर करवाया गया है ताकि परिवार का हेड व्यस्त रहे। शाओ ने चौंक कर कहा, जो गार्ड अभी लात खाकर गिरा वो मेरा अंकल है। यून के चेहरे पर गहराई उतर आई। मेरे परिवार का तो अंत हो गया था, उसने कहा। कम से कम तुम लोगों को जिंदा रहने की बेइज्जती तो मिली। शाओ की आंखें नम थीं। हम चाओ परिवार को डिंग कुन ने गुलाम बना दिया था। मेरे पिता ने विरोध किया तो वो पागल हो गए और मेरे अंकल को नौकर बना दिया गया। तब से हम बस जीने की कोशिश करते हैं। यून ने कठोर स्वर में कहा, अगर डरते रहोगे तो हमेशा वही रहोगे जो वो बनाना चाहते हैं। शाओ ने कांपते हुए कहा, पर अंदर डिंगशू का पिता है, लेवल 42 का मॉन्स्टर। यून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो सोचते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, जो करते हैं वही इतिहास लिखते हैं। उसने धीमे से कहा, अगर तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो अभी कदम बढ़ा। शाओ हिचकिचाया, हम सच में डिंग परिवार से टकरा सकते हैं? यून की आंखें जल उठीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरे एम्पायर से लड़ जाऊंगा। फिर बिना एक और शब्द बोले वो कूद गया। इनर पैलेस के भीतर
अंदर डिंग हाओ को सूचना मिली, डंजन लॉर्ड पागल हो गया है। युनशा बोली, हम किसी और दिन आएंगे। डिंग हाओ ने विनम्रता से कहा, चिंता न करें, मेरे बड़े भाई इसे जल्दी संभाल लेंगे। वैसे ओल्ड मास्टर और थर्ड हेड भी आपके स्वागत के लिए लौट रहे हैं। हमारे प्रसिद्ध हीरो ग्रैंडफादर भी आपसे मिलने को उत्सुक हैं। युन छत के ऊपर से ये सब सुन रहा था। हीरो ग्रैंडफादर, क्या ये वही डिंग कुन है? उसकी नजर युनशा पर गई। युनशा, वही उपनाम, क्या ये महज संयोग है? वो धीरे से अंदर सरक गया। स्टडी रूम में वहां पास तो नहीं थे, लेकिन उसे एक पुरानी डायरी और कई हाई रैंक स्किल बुक्स मिली। एक किताब पर सिस्टम चमका, स्किल अक्वायर्ड, स्लोविंग ऑरा, डिक्रीज एनिमी स्पीड बाय 20%। वो बोला, धीमी चाल में भी जीत होती है, बस सही वक्त चाहिए। बाहर शाओजी ने देखा कि गार्ड्स अब इनर रेजिडेंस के चारों ओर फैल चुके थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगर युन पकड़ा गया तो वो भागने ही वाला था, पर अचानक उसे अपने पिता की छवि याद आई, टूटी हुई, थकी हुई, अपमान में झुकी, और उसी पल उसने हिम्मत जुटाई। हे, इधर देखो, वो चिल्लाया। गार्ड्स उसकी तरफ मुड़े, हड़बड़ाहट मच गई, और उस मौके का फायदा उठाते हुए यून ने खिड़की से छलांग लगाई। हवा में घूमता हुआ उतरा। उसने नीचे शाओ को देखा, मुस्कुराया, तू आखिरकार डर से जीत गया। अब ये दोनों, एक गद्दार का पुनर्जन्म और एक गुलाम का बेटा, एक साथ डिंग परिवार के साम्राज्य में आग लगाने वाले थे। युन की आवाज पूरे महल में गूंज उठी, सुन लो सब, मेरे पास हैं लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स और स्किल बुक्स। उसकी चीख इतनी ऊंची थी कि पूरे डिंग परिवार में हलचल मच गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और फुसफुसाया, मिरर वर्ल्ड रिवर्स। तुरंत उसकी स्लोविंग ऑरा उलटकर एक्सेलरेटिंग ऑरा बन गई। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके कदमों में आग सी गति भर गई। बाहर डिंग ई चीख उठा, वो डंजन की तरफ जा रहा है, उसे पकड़ो। सैकड़ों गार्ड्स हथियारों के साथ दौड़ पड़े, लेकिन यून पहले ही बिजली की तरह गायब हो चुका था। उसका लक्ष्य साफ था, डंजन लॉर्ड, जो अब डिंग ई से लड़ाई के बाद बुरी तरह कमजोर हो चुका था। यही मौका है मिरर वर्ल्ड को लेवल अप करने का, उसने सोचा। इनर रेजिडेंस के बाहर हलचल सुनकर युनशा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? डिंग हाओ मुस्कुराया, बस कोई छोटा मोटा थीफ है, चिंता मत कीजिए। मगर सच्चाई ये थी, डिंग ई ने अपने गार्ड्स को फिर से संगठित किया। आर्चर्स, रोग्स, फॉलो मी, पर से तूफान बना दिया था। लेवल 30 के आर्चर्स और रोग्स उसकी परछाई तक नहीं पकड़ पा रहे थे। अंततः वो आमने सामने हुआ डंजन लॉर्ड से। लॉर्ड अब भी घायल था, जंजीरों और सील से बंधा। युन ने कदम नहीं रोका। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी। गार्ड पीछे से चिल्लाए, रोक दो उसे, पर युन ने केओटिक थॉर्न्स छोड़ी और गार्ड्स आपस में लड़ने लगे, जैसे किसी ने उनके दिमाग से नियंत्रण छीन लिया हो। टीम बैटल का अनुभव नहीं है तुम लोगों में, युन ने कहा, और वो उनकी पंक्ति तोड़कर आगे निकल गया। तभी डिंग ई आया, चमकदार आर्मर में, हाथ में भारी बैटल एक्स लिए। काफी खेल लिया, वो गरजा, अब खत्म। युन शांत था। उसने अपने चेन्स हवा में लहराए। हाईली कॉम्बैट चेन्स एक्टिवेट। वो उनकी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन लेवल 60 की रेलिक फिर भी भयानक थी। उसने उन चेन्स से डंजन लॉर्ड का सील तोड़ा और एक ही क्षण में कई दिशाओं से हमला बोला। लॉर्ड ने दहाड़ मारी और जमीन हिल गई। आखिरी वार के साथ सब शांत हो गया। सिस्टम गूंज उठा, डंजन लॉर्ड एलिमिनेटेड, लेवल अप 20, मिरर वर्ल्ड स्किल लेवल इंक्रीज्ड। लेकिन तभी डिंगी और उसके गार्ड्स चारों तरफ से घेरने लगे। अब भागने की जगह नहीं बची। डिंगी गरजा। यून मुस्कुराया, शायद तुम्हें मिरर से डर नहीं लगता, और अचानक वो गायब हो गया। डिंग ई के चेहरे पर अविश्वास था। कहाँ गया वो? वो चीखा, सर्च द डंजन। उधर यून ने आंखें खोलीं और पाया खुद को एक नई जगह पर। हर चीज उलटी थी, मिरर वर्ल्ड के अंदर। तो यही असली दुनिया है, मेरी दुनिया, वो फुसफुसाया। सिस्टम ने सूचित किया, टाइम लिमिट 30 मिनट्स। वो इधर उधर देखने लगा, सब कुछ परावर्तित मगर सजीव। शुरू में लगा ये सब भ्रम है, पर जब उसने जमीन पर पड़ा एक मिरर शार्ड उठाया तो सिस्टम ने कहा, आइटम कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रियल वर्ल्ड। यून की आंखों में चमक आ गई। तो अब मैं मिरर वर्ल्ड से चीजें बाहर ले जा सकता हूँ। उसने अपनी स्किल लिस्ट खोली। वहां अब हर स्किल का उल्टा रूप दिख रहा था। कुछ स्किल्स अभी लॉक थीं, लेकिन उनकी शक्ति स्पष्ट थी। वो बोला, अब मुझे तय करना होगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन मेरी अगली क्लास तय करेगी। तभी हवा में तैरते स्पिरिट्स उसकी ओर बढ़े। कुछ ही क्षणों में वो अनडेड क्रीचर्स में बदल गए। यून ने तलवार उठाई, आओ फिर। कुछ ही वारों में एक अनडेड गिर पड़ा। सिस्टम ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। वो चौंक गया, मतलब मैं इसे असली दुनिया में ले जा सकता हूँ, जैसे वो शार्ड्स। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मिरर वर्ल्ड अब मेरी सेना बन जाएगी। बाहर रियल वर्ल्ड में डंजन गायब हो चुका था। डिंग ई और उसके गार्ड्स निराश खड़े थे। शायद उसने रोग की स्टेल्थ स्किल इस्तेमाल की, एक ने कहा। दूसरा बोला, नहीं, वो कुछ और था। डिंग ई दहाड़ा, निकम्मो, उसे भागने दिया। और तभी यून उनके पीछे प्रकट हुआ। टाइमर खत्म होते ही वो मिरर वर्ल्ड से लौट आया। अब खेल शुरू होता है, उसने कहा। उसने हाथ उठाया और उसके पीछे 20 अनडेड क्रीचर्स उभर आए। सबके चेहरे पर दहशत फैल गई। उनकी लेवल सिर्फ 20 है, एक गार्ड चिल्लाया। डिंग ई बोला, पकड़ो उसे,
पर यून पहले ही गायब हो चुका था। हवा में बस उसकी हंसी गूंज रही थी। बाहर निकलते हुए उसने देखा अनडेड्स अभी कमजोर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स सफल रहे। मिरर वर्ल्ड की सीमा 200 मीटर तक है। उसने हल्का सिर हिलाया। अगली बार और गहराई में जाऊंगा। तभी उसने देखा शाओजी एक गार्ड के कब्जे में। वो बिना सोचे दौड़ा, एक स्विफ्ट किक से गार्ड को गिराया और शाओ को खींच लिया। यून ने गहरी सांस ली। मिशन कंप्लीट। अब सब कुछ नियंत्रण में था। उसने आखिरी बार पीछे देखा। डिंग परिवार के गार्ड्स अब भी उन अनडेड क्रीचर्स से जूझ रहे थे जिन्हें उसने छोड़ा था। उन्हें हराना आसान था, पर हर बार जब वो एक को गिराते, वो दोबारा जिंदा होकर उठ जाता। लड़ाई अंतहीन लग रही थी, जब तक कि एक नई शक्ति वहां नहीं पहुंची। तीसरा प्रमुख डिंगा अपनी चमकती तलवार के साथ पहुंचा। उसने चारों ओर एक नजर डाली और बस एक वार में सारे अनडेड धूल बनकर बिखर गए। ये समनिंग क्रीचर्स एमपी खाती हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। थोड़ी देर में ये अपने आप मिट जाएंगे। उसके आने से पूरा महल फिर से शांत हो गया, पर अंदर रेजिडेंस में डिंग हाउ झुका हुआ था, ओल्ड मास्टर के सामने। वो इंट्रूडर भाग गया मास्टर, उसने सिर झुकाकर कहा। खिड़की से कूदा, गार्ड्स पहचान नहीं पाए। ओल्ड मास्टर की मुट्ठियां कांप उठीं। हम तो ये तक नहीं जानते कि वो दिखता कैसा था। डिंग हाउ ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन युनशा ने कहा है कि वो हीरोज डंजन का दौरा करेंगी। ये अच्छी खबर है। मास्टर ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। पहले उस इंट्रूडर को ढूंढो और देखो क्या उसने कुछ चुराया भी है। दूसरी ओर हमारे नायक यून शांत मुस्कुराते हुए बोला, पास मेरे पास है। अब बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे हीरोज डंजन तक ले जा सके। वो अब डिंग शू के पुराने घर में था। लेवल 20 पहुंच चुका था, पर उसकी चाइमेरा बोन रिंग अब लगभग टूट चुकी थी। उसने अपनी लूट गिनी। 10 स्किल बुक्स, ज्यादातर सपोर्ट चांट्स। बैटल सॉन्ग चांट। उसने बुक खोली। इसे उलटूं तो बनेगा शील्ड सॉन्ग चांट। मिरर वर्ल्ड अब लेवल 2 पर था और उसकी अनडेड समन्स ने उसकी कॉम्बैट पावर में जबरदस्त उछाल दिया था। लेकिन यून जानता था ये काफी नहीं है। अगर मुझे हीरो डिंग कुन से टकराना है तो मुझे लेवल 50 चाहिए और एक एस रैंक अनडेड कॉन्ट्रैक्ट। उसने धीरे से कहा। वो दिन दूर नहीं। शाओजी ने घबराकर कहा, डिंग परिवार ने हमारे चेहरे नहीं देखे, है ना? यून ने सिर हिलाया। नहीं, हम सुरक्षित हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें किसी ऐसे डंजन का पता है जहां किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मौत हुई हो? शाओ ने सोचा, फिर हिचकिचाया। स्कूल वाला डंजन, लेकिन वहां चोरी छिपे जाना आसान नहीं। यून ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने रास्ते पता है। कुछ देर बाद वो अपने स्कूल टीचर के प्राइवेट रेजिडेंस पहुंचा। 2 स्किल बुक्स रखी और बोला, एक छोटी सी मदद चाहिए। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाल ही में डंजन सिर्फ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए खुला है। अगर किसी टीचर की रिकमेंडेशन हो तो प्रवेश मिल जाता है। यून ने सिर झुकाकर कहा, तो बस यही चाहिए था। और कुछ देर बाद वो खड़ा था स्कूल डंजन गेट के सामने, जहां दर्जनों छात्र अपने अपने पार्टीज बना रहे थे, लेवलिंग की योजना बनाते हुए। यून ने चारों ओर नजर डाली। हवा में कुछ अजीब था। फुसफुसाहटें सुनी। सुना है ये वैलियंट डंजन हीरो ने स्कूल को गिफ्ट किया था। श्याओ ने धीरे से कहा, यही वो जगह है जहां हीरो ने गद्दार श्याओएन को मारा था। यून के चेहरे पर सन्नाटा उतर आया। तो ये वही जगह है, उसने बुदबुदाया, जहां उन्होंने मेरी कहानी मिटाई थी। टीचर ने सबको चेताया, डंजन लेवल 20-40 है, सावधानी से चलना। सी, तुम सबको लीड करोगे और यून, शाओ, तुम दोनों पीछे रहोगे। सी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ग्रेट, अब ये लो लेवल्स भी मेरे साथ हैं। अंदर प्रवेश करते ही सी ने युनशा और यूनियन को देखा। वाह, तुम दोनों तो कमाल लग रही हो, चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। उसकी टीम का साथी बोला, तुम्हारी औकात देखी है। वो दोनों लेवल 30+ हैं। तभी युनशा और यूनियन सीधे यून की तरफ बढ़ी। वो चौंक गया। वो वही है, डिंग फैमिली एस्टेट की गेस्ट। युनशा मुस्कुराई, तुम्हारी आवाज याद है मुझे, मेमोरियल हॉल में सुनी थी। वो थोड़ा झुकी और फुसफुसाई, मैंने तुम्हें कल पहचाना था, डिंग रेजिडेंस में। यून की आंखें फैल गईं। इतनी जल्दी पहचान लिया? वो शांत हंसी के साथ बोली, कुछ निशान शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। फिर वो और यूनियन आगे बढ़ गईं। यून वहीं खड़ा रहा, सोच में डूबा। तो डिंगशू ने भी शायद हमारी आवाज पहचान ली होगी। वो अंदर से सतर्क हुआ, मुझे उन पर एहसान चुकाना होगा। उन्होंने मेरा सच छिपाया। उसने धीरे से युनशा की ओर देखा। ये डंजन कुछ ठीक नहीं लगता, सावधान रहना। युनशा मुस्कुराई, वार्निंग के लिए धन्यवाद, लेकिन इस लेवल पर मुझे डरने की जरूरत नहीं। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज पूरे समूह में गूंज उठी। जी और उसके साथी कुछ क्षणों तक हैरान खड़े रहे, फिर सब एक साथ यून के चारों ओर जमा हो गए। वो वही युनशा है ना? क्या तुम उसे जानते हो? यून ने बिना रुके कहा, नॉट रियली, और बस आगे बढ़ गया। जी की टीम के चेहरों पर झुंझलाहट थी। उन्होंने आपस में बहस शुरू कर दी। वो दोनों अकेले जा रहे हैं, ये नियम के खिलाफ है। जी ने तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला, रिलैक्स, मैं युनशा के काफी करीब हूँ। अगर वो उसके साथ जा रही है तो युन भी कोई लो लेवल नहीं हो सकता। फिर उसने अपने साथियों को याद दिलाया, हम यहाँ क्रिस्टल्स कलेक्ट करने आए हैं। लो ग्रेडर्स को भूल जाओ, सबके पास डिस्ट्रेस फ्लेयर है, मरेंगे तो सिस्टम खुद बताएगा। अंदर ही अंदर जी मुस्कुराया, अच्छा होगा अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट लड़का खुद ही मारा जाए।
इसी बीच बाहर डिंगशू दौड़ता हुआ डंजन एंट्रेंस पर पहुंचा। वो चीखा, कौन सी टीम अभी अभी अंदर गई? एक टीचर ने जवाब दिया, युन और शाओजी समेत ग्रुप सी। डिंगशू की आंखों में गुस्सा चमका। उसे याद आया जब उसने परिवार को बताया था कि वही दोनों इंट्रूडर्स थे, पर उसके एल्डर्स ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी थी। तू अभी भी मेमोरियल हॉल की हार नहीं भूला? परिवार के हेड ने कहा था। स्टूडेंट्स इतने गार्ड से कैसे बच सकते हैं? तीसरे हेड ने सबूत मांगा और ओल्ड मास्टर ने तो उसे सीधा दरवाजा दिखा दिया। अब डिंगशू ठान चुका था, इस बार मैं सबको साबित कर दूंगा। उसने एक टीचर की कॉलर पकड़ ली। मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं खुद रास्ता बना लूंगा। उधर डंजन के भीतर यून अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर को चीरते हुए बोला, चायो, शील्ड अप। एक भयंकर हमला उसकी ओर बढ़ा, पर चौजी ने तुरंत कई एनर्जी शील्ड समन किए, चारों तरफ से यून को ढक लिया। तू कर सकता है, वो चिल्लाया, और उसी पल उसकी सपोर्ट चांट ने यून के स्टैट्स को बढ़ा दिया। इस बूस्ट की मदद से यून ने मॉन्स्टर को गिरा दिया। सिस्टम गूंज उठा। लेवल अप यून 13, चौवो 11। यून ने हंसते हुए कहा, तेरे स्किल्स डिंग परिवार की किताबों से हैं, अच्छा इस्तेमाल किया। अब दोनों और गहराई में बढ़े। यून को याद आया एक दुर्लभ प्राणी का नाम, ऑब्सिडियन बीस्ट। अगर मैंने उसे हराया तो मुझे ग्रेविटेशनल पुल स्किल मिलेगी, उसने सोचा, जो मेरी रिवर्स्ड लिस्ट में पहले से लॉक्ड है। उनकी यात्रा उन्हें ले आई क्रिस्टल पिलर कैनियन तक, जहां चारों तरफ चमकते हुए पत्थर के जानवर थे, रेडिएंट स्टोन बीस्ट्स। यून ने देखा, ये अपनी जगह से 1 किलोमीटर दूर हैं, ये वॉन्डरिंग टाइप हैं। वो बोला, इनसे भिड़ना सुसाइड समझा जाता था, पर एक्सपी और लूट दोनों दोगुना मिलता है। यून ने परीक्षण के लिए हमला किया, पर उसकी तलवार से हुए जख्म तुरंत भर गए। सेल्फ हील एबिलिटी, उसने दांत भींचे। मॉन्स्टर के प्रहारों से शाओ की ढाल कांप उठी। एक बार यून को चीरता हुआ निकला, वो पीछे गिरा, खून बहता हुआ। रिट्रीट, यून चिल्लाया और अपनी अनडेड आर्मी समन की। साथ ही चोवोजी के हालिया लेवल अप से मिले डिफेंस बूस्ट का इस्तेमाल किया। काफी देर बाद दोनों पीछे हटकर एक निचले क्षेत्र में रीग्रुप हुए। वहां चोवोजी ने कहा, इस बार मुझे कोशिश करने दो। वो आगे बढ़ा, ढाल उठाई और एक मॉन्स्टर से भिड़ गया। यून ने देखा, अब तू सच में शील्ड बेरर बन रहा है। उसने सिखाया, वार जहां से आए वहीं से ढाल हिलाओ। प्रोटेक्शन सामने नहीं, फ्लो में होना चाहिए। पर एक बार चोवो चूक गया। मॉन्स्टर ने उसे धकेल दिया और वो एक क्रिस्टल से टकराया। यून ने बिजली की तरह झपट कर मॉन्स्टर को खत्म किया, फिर कहा, फॉलो अप स्ट्राइक्स मत भूल, हर मॉन्स्टर दूसरा वार जरूर करता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, और हाँ, टीममेट के पीछे नजर रखना हमेशा। दोनों साथ लड़े, एक तालमेल में, एक लय में। घंटों की लड़ाई के बाद सिस्टम ने चमक दिखाई। यून लेवल 20, चौवो लेवल 15, और चौवो को मिला नया स्किल, शील्ड आर्मर। अब उसकी ढाल के चारों ओर एक ऊर्जा परत थी, जो हर वार को झेल सकती थी। यून ने गहरी सांस ली। अब हम तैयार हैं, वॉन्डरिंग मॉन्स्टर्स, अब बारी तुम्हारी है। ऊपर से टीचर्स दूर से सब देख रहे थे। ये क्रीचर्स नॉर्मल नहीं है, एक ने कहा। दूसरा बोला, किसी स्टूडेंट ने डिस्ट्रेस फ्लेयर छोड़ी है, हमें दखल देना होगा। तीसरा शिक्षक धीमे से बोला, पर अगर ये सच में वॉन्डरिंग टाइप हैं, तो ये स्टूडेंट्स बच नहीं पाएंगे। यून ने शांत स्वर में कहा, टीचर, अगर आप चाहें तो मैं और शाओजी इन वॉन्डरिंग टाइप्स पर नजर रख सकते हैं। शिक्षक चौंका, तुम? ये क्रीचर्स बेहद खतरनाक हैं। यून ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, डिस्ट्रेस सिग्नल इन्हीं से जुड़ा हो सकता है। सिर्फ 2 शिक्षक पर्याप्त नहीं होंगे, हमें आगे बढ़ने दीजिए, हम नजदीक से स्थिति संभाल सकते हैं। कुछ देर सोचकर शिक्षक ने हामी भरी, ठीक है, लेकिन ज्यादा पास मत जाना। यून के चेहरे पर मुस्कान थी, पास जाने की जरूरत नहीं, ये क्रीचर्स खुद मेरे पास आएंगे। अगले ही पल उसने और शाओजी ने एक वॉन्डरिंग मॉन्स्टर पर हमला किया। शाओ ने पीछे से सपोर्ट शील्ड डाला और यून ने मौका देखकर तलवार घुमाई। एक सटीक वार में क्रीचर टूटकर बिखर गया। धूल के बीच यून ने सांस ली, जीता, पर अब भी वो ताकत नहीं लौटी जो पिछले जन्म में थी। भले मिरर वर्ल्ड ने उसकी अटैक पावर बढ़ाई थी, लेकिन उसकी सपोर्ट क्लास की बेस ताकत अब भी सीमित थी। कुछ ही देर बाद एक और मॉन्स्टर गिरा और सिस्टम गूंजा, लेवल अप, न्यू ड्रॉप एक्वायर्ड, क्रिस्टल लॉन्ग सोर्ड। उसने तलवार उठाई, उसकी धार नीली रोशनी छोड़ रही थी। कमजोर बेस अटैक अब नहीं रहेगा। यून मुस्कुराया, मगर उसकी नजर एक और चीज पर थी, ग्रेविटी पुल स्किल बुक अब भी नहीं मिला था। वो बुदबुदाया, ड्रॉप रेट बहुत कम है। तभी आकाश लाल चमक उठा, स्पेशल ग्रेड डिस्ट्रेस सिग्नल, टीचर स्क्वाड। यून ने सिर उठाया, दूर आसमान में फ्लेयर जल रहा था। दूसरी ओर ली सुनहरे बालों वाला शिक्षक अपने छात्रों को ढाल के पीछे छिपाकर चिल्ला रहा था, फॉर्मेशन टाइट रखो, ये वॉन्डरर्स पीछे से घेर रहे हैं। गुफा के आसपास अफरा तफरी मच गई थी। दर्जनों विद्यार्थी और शिक्षक शील्ड्स के पीछे से लड़ाई देख रहे थे। यूनशा ने पूछा, क्या हुआ? एक शिक्षक ने कहा, डिस्ट्रेस सिग्नल इसी केव से आया, कुछ छात्र अंदर फंसे हैं, मैं और यूनियन मदद करेंगे। यूनशा बोली। उसने हाथ फैलाया, उसकी बफ और चमक उठी। पूरी टीम की शक्ति एक पल में दोगुनी हो गई। यूनियन ने अगला हमला किया और दोनों बहनों ने मिलकर एक वॉन्डरिंग मॉन्स्टर को पल में गिरा दिया। दूर से ये दृश्य यून देख रहा था। उन दोनों की स्किल्स, इक्विपमेंट सब इलीट लेवल का है। वो बुदबुदाया, हीरो दिंकुन का खून शायद ऐसे ही लड़ता है। फिर उसने श्याओ की ओर देखा, तू यहीं रह,
मैं जांच कर आता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। वो मिरर वर्ल्ड में प्रवेश करता है और चौंक जाता है। मैं अब कभी भी अंदर जा सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं हुआ था। डिंग परिवार की लड़ाई के बाद यह क्षमता बंद हो गई थी। अब वो समझ गया, मिरर वर्ल्ड ने एवोल्यूशन की है। अंदर उसने देखा, लोग यहाँ प्रतिबिंब के रूप में दिख रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स नहीं। फिर एक मॉन्स्टर का शव देखा, सड़ा हुआ पर असली। मतलब मैं इस जगह पर शारीरिक रूप से मौजूद हूँ, उसने निष्कर्ष निकाला। वो केव के अंदर बढ़ा और सामने दिखे जी और उसकी टीम। यून की आंखों में शक चमका। तो ये वही हैं जिन्होंने वॉन्डरर्स को यहाँ खींचा। वो और गहराई में गया और अचानक चमकदार दीवारों के बीच कुछ अजीब देखा। वो था स्पेशल क्रिस्टल ओर, साधारण क्रिस्टल से कहीं ज्यादा चमकीला। ये तो एडवांस्ड गियर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, गोल्ड से भी कीमती। उसने एक मिरर क्रिस्टल ओर उठाया और सिस्टम ने बताया, मिरर ट्रैवल पॉइंट अनलॉक्ड, कैन रिटर्न टू रियल वर्ल्ड फ्रॉम एनी मिरर सरफेस। यून मुस्कुराया, अब मिरर वर्ल्ड मेरा पोर्टल बन गया है। उसने गुफा में आगे झांका। वहां सैकड़ों ओरेस दीवारों में जड़े थे। अगर कोई पूरा हॉल पाले, वो अरबपति बन जाएगा। यून बुदबुदाया। उधर वास्तविक दुनिया में यूनशा और यून यिन ने वॉन्डरर्स का रास्ता साफ करते हुए केव तक पहुंच बनाई। उन्होंने फंसे हुए समूह को चेताया, सतर्क रहो, बाहर निकलते वक्त और हमला हो सकता है। लेकिन जैसे ही वे रिग्रुप करने लगे, धरती कांप गई। नए वॉन्डरर्स दहाड़ते हुए केव को चारों ओर से घेर चुके थे। मिरर वर्ल्ड में यून ने अपनी तलवार पर नजर डाली। वो एक विशाल चमकते हुए क्रिस्टल कोर के सामने खड़ा था। ये तो, उसने चौंक कर कहा, डंजन की हर स्पेशल एसेंस का कंडेंस्ड रूप। सिस्टम ने सूचना दी, आइटम क्रिस्टल कोर, प्लस और 20% लाइट इलेक्ट्रिक डैमेज रेजिस्टेंस, प्लस माना स्टेमिना रीजन। यून की आंखें चमक उठीं। ये टॉप टियर गियर से भी दुर्लभ है, लेकिन उसका मन सतर्क हो गया। इतना बहुमूल्य आइटम, इसका मतलब पास में कोई बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जरूर है। उसने फैसला किया, इस कोर को यहीं अब्सॉर्ब करता हूँ। पर सिस्टम ने चेतावनी दी, यूजिंग दिस आइटम विल कंज्यूम 10 मिनट्स ऑफ मिरर वॉक टाइम। वो बोला, रिस्क वर्थ टेकिंग। और जैसे ही उसने कोर को एक्टिवेट किया, मिरर वर्ल्ड की नींव कांपने लगी। इधर रियल वर्ल्ड में आसमान फट पड़ा। एक मैसिव मॉन्स्टर केव के बाहर प्रकट हुआ। छात्रों में चीखें गूंज उठीं। वॉन्डरिंग टाइप लॉर्ड। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये शायद डंजन का हिडन बॉस हो सकता है, और फिर वह सामने आया, द वॉन्डरिंग लॉर्ड। एक ऐसा रेयर हिडन बॉस जो डंजन लॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक था और वहां मौजूद किसी भी टीचर की क्षमता से बहुत आगे। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने शील्ड्स के पीछे छिप गए, लेकिन डर की लहर फैल चुकी थी, क्योंकि आसपास के वॉन्डरिंग टाइप्स लगातार हमला कर रहे थे। यूनशॉ ने सबको शांत करने की कोशिश की। कहा कि अगर वे आगे वाले कैनियन से निकल जाएं, तो शायद बच सकते हैं। वो एक बफ एक्टिवेट करती है और ले आगे बढ़कर ग्रुप को लीड करता है। शील्ड्स उठाए, मॉन्स्टर्स को रोकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वॉन्डरिंग लॉर्ड एक भयंकर बैटल क्राई, रैली छोड़ता है। गहराई से और भी वॉन्डरिंग मॉन्स्टर्स बुला लेता है। फिर वह एक पावरफुल बफ डालता है, जिससे उसके सारे मिनियंस और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। लड़ाई अब नर्क बन चुकी थी। एक टीचर पल भर में एलिमिनेट हो गया। युद्ध की अफरा तफरी में यूना ने शील्ड गार्ड्स और हीलर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करने का आदेश दिया। तभी एक क्लोक पहने टीचर घबराकर भागने की कोशिश करता है, अकेला। वो मॉन्स्टर्स के बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ले तुरंत रोग्स को रोक देता है। कहता है, उनकी स्टेल्थ स्किल्स इतनी देर तक टिक नहीं पाएंगी। क्षण भर बाद वॉन्डरिंग लॉर्ड का हमला आता है और वो क्लोक टीचर वहीं मारा जाता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब कैनियन आगे से ध्वस्त हो जाता है। स्टूडेंट्स की आखिरी उम्मीद टूट जाती है। जैसे ही वॉन्डरिंग लॉर्ड दूसरा बड़ा हमला तैयार करता है, यूनशा और यून यिन अपनी अल्टीमेट शील्ड समन करते हैं। वो दोनों मिलकर उस वार को रोक तो लेते हैं, लेकिन वो शील्ड्स स्थिर थीं, हिलाई या दोबारा इक्विप नहीं की जा सकती। अब उनके पास बस कुछ कीमती पल बचे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा वॉन्डरिंग लॉर्ड एक स्कूल डंजन में क्यों आया। एक स्टूडेंट खुद को दोष देने लगा कि शायद उसी ने यह सब ट्रिगर कर दिया। ले राहत महसूस करता है यह देखकर कि जिन्होंने वॉन्डरिंग टाइप्स को ऑब्जर्व करने का काम लिया था, वो शायद सुरक्षित हैं। लेकिन तभी उसकी नजर चवोजी पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। जैसे जैसे शील्ड्स टूटने लगती हैं, एक मॉन्स्टर ले पर वार करने ही वाला होता है। तभी शाओजी आगे आता है, अपनी शील्ड समन करता है और ले को बचा लेता है। फिर अगले वार को भी रोक देता है। आखिरकार सभी शील्ड्स, यहाँ तक कि चौवोजी की आर्मर भी टूट जाती है और मॉन्स्टर्स चारों तरफ से हमला बोल देते हैं। ठीक उसी क्षण जब सब खत्म लगता है, यून प्रकट होता है। वो पलक झपकते ही कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वो चाओजू की बहादुरी की तारीफ करता है और शांत स्वर में कहता है, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। मिरर वर्ल्ड में रहते हुए यून को एहसास हुआ था कि ओरिजिनल क्रिस्टल कोर अब भी रियल वर्ल्ड में मौजूद है। इसका मतलब था, अगर वो दोनों वर्जन्स इकट्ठा करे तो उसकी गेंद दुगनी हो जाएगी। लेकिन हर क्रिस्टल निकालने में 10 मिनट्स का मिरर वॉक टाइम लगता।
उसने सबसे कीमती कोर को प्राथमिकता दी, अब्जॉर्ब किया और अपनी स्टैट्स पावर अप कर लीं। तभी एक अजीब सा खतरे का एहसास हुआ। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए तुरंत मिरर वर्ल्ड से वापस लौटा। उसे अब समझ आ गया था कि वो मिरर वर्ल्ड में फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकता है जब तक उसका मिरर वॉक टाइम खत्म नहीं हुआ। बाहर निकलते ही उसे दिखा सैकड़ों वॉन्डरिंग टाइप्स और उनके बीच वही वॉन्डरिंग लॉर्ड। बिना झिझक वो दौड़ पड़ा शाओ और बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए। रास्ते में उसने मॉन्स्टर्स के वारों से बचते हुए मिरर वर्ल्ड में स्लिप किया, फिर बाहर आया। एक एक वार में उसे खत्म करता गया। अब वो था लेवल 24, कुल मैजिक पावर 140 और रिकवरी रेट 2.6 पर सेकंड। उसकी अटैक पावर तेजी से बढ़ रही थी। फिर भी वॉन्डरिंग लॉर्ड अब भी एक भयावह खतरा था। स्टूडेंट्स के बीच पहुंचकर युन ने मिरर वर्ल्ड से बाहर कदम रखा और तुरंत मॉन्स्टर्स की भीड़ पर हमला कर दिया। उसने शाओ की प्रशंसा की और दोनों के बफ्स सिंक्रोनाइज कराए। युनशा और शाओ जी ने तुरंत उसे सपोर्ट बफ्स दिए। फिर वह रियलिटी और मिरर के बीच लगातार स्विच करते हुए हर मॉन्स्टर को चीरता गया। हर किल के साथ उसका EXP बढ़ता गया। लोग डिसबिलीफ में उसे देखते रहे और युन समझ गया कि इस लड़ाई में वो अपनी ग्रोथ की असली सीमा देख रहा था। युनशा स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसे उसने कभी एक मामूली थीफ समझा था। युन अब रफ्तार से मिरर वर्ल्ड और रियलिटी के बीच बदल रहा था। हर वार में एक मॉन्स्टर गिरता और उसका लेवल बढ़ता गया 28 तक। लेई ने सबको आश्वस्त करने की कोशिश की कि युन बस एक स्टूडेंट है, लेकिन उसकी शक्ति अब किसी टीचर से कम नहीं लग रही थी। तभी वॉन्डरिंग लॉर्ड ने फिर एक विनाशकारी हमला किया। युन किसी तरह बच गया क्योंकि वो जानता था कि एक सीधा वार मौत होगा। लॉर्ड की हरकतें अब आखिरी 2 शील्ड बैरियर्स के बेहद करीब पहुंच चुकी थीं। अगर वो टूटे तो सब खत्म। स्थिति की गंभीरता समझकर ले चिल्लाया, अब नहीं तो कभी नहीं, सब ब्रेक थ्रू करो। पर छात्र और टीचर्स हिचकिचा गए। शील्ड्स हटाने का मतलब था खुद को मरने के लिए खोल देना। युन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा, तुम लोग निकलो। लेई ने विरोध किया, पर युन जानता था अगर ये वॉन्डरिंग लॉर्ड जिंदा रहा तो वो और मॉन्स्टर्स बुलाएगा और एक दिन बाहर की दुनिया तक पहुंच जाएगा। उसने फैसला कर लिया, आज इस लॉर्ड का अंत होगा। युन के उसे डिस्ट्रैक्ट करने के साथ ही टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भागना शुरू किया। ली ने योजना बनाई कि सब पहले निकलें, उम्मीद करते हुए कि युन भी किसी तरह निकल आएगा। पीछे रह गया बस चोवो, जो बेबस होकर युन की लड़ाई देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, डर और सम्मान दोनों से। लड़ाई और भयंकर हो गई। युन ने अलग अलग दिशाओं से वॉन्डरिंग लॉर्ड पर वार किया और हर बार उसका लेवल बढ़ा। लेकिन जैसे ही लॉर्ड रिटेलिएट करता, युन मिरर वर्ल्ड में गायब हो जाता, फिर दूसरी जगह से प्रकट होकर वार करता। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ हर चोट के बाद लॉर्ड खुद को हील कर रहा है। उसने तुरंत रणनीति बदली। अब निशाना था उसके सिर में जड़ा क्रिस्टल। बफ्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। MP गिर रहा था और ट्रिक ब्लेड ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। वो जानता था कि अब उसे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा, पर अब लॉर्ड उसकी चालें पहचानने लगा था। वो मिरर वर्ल्ड में जाते हुए भी युन की ट्रैकिंग कर रहा था। एक भारी कॉम्बो हमले के दौरान युन को सीधा वार लगा। वो घायल हो गया। मिरर वर्ल्ड पर निर्भर रहना अब खतरनाक था और अनडेड क्रीचर्स समन करना भी नामुमकिन, क्योंकि वो भी MP खा जाते थे। तभी अचानक एक विशाल शील्ड उसके सामने प्रकट हुई। युनशा ने समन की थी। युन ने ऊपर देखा। चाओजी और युन दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे। वे चिल्लाए, पीछे हटो युन, लेकिन वो बस मुस्कुराया। नहीं, अब अंत करीब है। उनकी मदद से युन ने और मॉन्स्टर्स को काट गिराया। उसका लेवल अब 30 हो चुका था और तभी उसे मिला एक रेयर स्किल बुक, ग्रेविटेशनल पुल। उसने अपनी आर्मर पहनी, स्किल एक्टिवेट की, ग्रेविटेशनल पुल को उल्टा कर ग्रेविटेशनल ड्रॉ बनाया। अब वो खुद को बिजली की गति से वॉन्डरिंग लॉर्ड की ओर खींच सकता था। ट्रिक ब्लेड की अटैक पावर दोगुनी हो गई। उसने स्किल एक्टिवेट की, हवा चीरी और सीधे लॉर्ड के सिर के क्रिस्टल पर वार किया। लॉर्ड ने एक और भयंकर एरिया अटैक छोड़ा, लेकिन युन ने खुद को संभाला और पूरा जोर लगाकर क्रिस्टल तोड़ दिया। धड़ाम! एक विस्फोट के साथ वॉन्डरिंग लॉर्ड गिर पड़ा। साइलेंस। सब स्टंड थे। युन ने 5000 EXP पाया और नया टाइटल वॉन्डरिंग स्लेयर, साथ ही 2 रेयर स्किल्स, गोल्डन लाइट बैरियर और एंजल्स ब्लेसिंग। उसका लेवल अब 33 हो चुका था। युनशा उसे देखती रह गई, डिसबिलीफ में गर्व और डर दोनों साथ। युन कुछ कह पाता उससे पहले लॉर्ड का विशाल शरीर गिरते हुए बिखरने लगा। धरती कांपी, चारों ओर केओस। युन ने देखा पास ही एक हॉलो माउंटेन और क्यूरियोसिटी से भीतर गया। अंदर इंसानों और वॉन्डरिंग ब्रीड्स दोनों के शव पड़े थे। वो तुरंत समझ गया यही वो जगह थी जहां कभी एक और भी शक्तिशाली वॉन्डरिंग लॉर्ड जन्मा था। तभी उसे एक शव दिखाई दिया, चाओएन, जिसे बेन बेन कहा जाता था। पीछे से युनशा आई और बोली, ये वही है ना, मेमोरियल हॉल में जिसकी हीरोइक स्टैच्यू लगी है। उसकी आवाज भारी थी। वहां का हीरो यहाँ एक त्रासदी बन चुका है। ये जगह अनगिनत लड़ाइयों का अंत है, मॉन्स्टर्स के खिलाफ और इंसानों के भी। तभी केओस चुपचाप आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा,
मेरे परदादा बुरे इंसान नहीं थे। वो बताता है कि उसने चौवन की जिंदगी पर सालों तक रिसर्च की। हालांकि जो ज्यादातर चीजें उसे मिलीं वो बहुत ही धुंधली हैं। फिर भी उसने पता लगाया कि उसके परदादा अक्सर अपनी लेवल से ऊपर के डंजन्स में जाते थे, जिसमें यही डंजन भी शामिल था जिसे वॉन्डरिंग लॉर्ड्स के लिए जाना जाता था। चौवोजी समझाता है कि उस वक्त अधिकारी इतने ताकतवर नहीं थे कि ऐसे खतरे संभाल सकें, इसलिए वे नियमित रूप से डंजन साफ कराने के लिए शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहते थे। उसके परदादा उन्हीं चुनिंदा एलीट्स में से एक थे। हालांकि उसका परिवार सोचता है कि वह बस आराम की तलाश में है, सियाओई ने कभी सच की तलाश छोड़नी नहीं थी। ये सुनकर हमारे हीरो उसे भरोसे से एक थपकी देता है और कहता है कि वह उस पर विश्वास करता है। यूना को याद आता है कि बेन बुरा इंसान कभी नहीं था। वह हमेशा मजबूत होने के लिए दृढ़ रहता था, मदद मांगने में नहीं हिचकिचाता और अपने मास्टर से बहस भी कर लेता था। आखिरकार बेन की मौत एक जबरदस्त मॉन्स्टर की भीड़ से लड़ते हुए हो गई। निश्चय से भरा हुआ हमारा प्रोटोगोनिस्ट चुपचाप ठान लेता है कि वह बेन के लिए डिंग परिवार से बदला लेगा। इस बीच डिंग परिवार की हवेली में वापस डिंग शू रिपोर्ट करता है कि स्टूडेंट्स डंजन से लौट रहे हैं और यून की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उसने एक हिडन लेवल 40 बॉस को हराया। डिंग परिवार का तीसरा सरदार तुरंत उठता है, अपने गार्ड्स को इकट्ठा होने का आदेश देता है और चियाओ परिवार के सदस्यों को पकड़े लाने का हुक्म देता है। यूना गोल्डन लाइट बैरियर स्किल बुक चियाओ जी को सौंपी देती है, समझाते हुए कि वो एक ऐसा स्किल नहीं सीख सकता जो शील्ड बेरर्स के लिए बनाया गया है। यूनशा के मुताबिक हमारा लड़का निश्चित रूप से शक्तिशाली क्षमताओं से कम नहीं है। अपनी खुद की प्रभावशाली स्किल्स होने के बावजूद वह मानती है कि वह भी उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। वह उसके गायब होने की कला और अनडेड समन करने की अनोखी क्षमता की ओर इशारा करती है, जिससे हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसके अनडेड समन्स बदलकर बनाए गए आत्माएं हैं। इससे विचार आता है कि शायद उसके अलावा और भी आत्माएं मिरर वर्ल्ड में मौजूद हों। जिज्ञासु होकर यूना मिरर वर्ल्ड में प्रवेश करती है और वह उसकी मौजूदगी से रिफ्रेश हो जाती है। वह बेन की आत्मा को देखती है और सोचती है कि क्या उससे इंटरैक्ट करना या उसे उपयोग में लाना संभव है। असली दुनिया में वापस यूनशा को याद आता है कि उसे एक महत्वपूर्ण समारोह में जाना है, तो वह और उसकी असिस्टेंट विदा ले लेते हैं। मिरर वर्ल्ड के भीतर हमारा हीरो बेन से बातचीत करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक बेन की आत्मा गरजती है और यून के चारों ओर एक काला दीवार जैसा अवरोध बनाती है। दीवार पर बेन की जिंदगी के दृश्य चलते हैं, जिसमें दिखता है कि डिंग कुन ने अंततः उस पर वार किया था। दीवार टूट जाती है और बेन की आत्मा केवल लड़ने के इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर हमला कर देती है। बातचीत अब असंभव लगने पर हमारा प्रोटैगनिस्ट मिरर वर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर पाता है कि वह इस इलाके से निकल नहीं सकता। कोई चारा न देखकर वह बेन की आत्मा से आमने सामने लड़ने की तैयारी करता है। इसी बीच असली दुनिया में डिंग परिवार का तीसरा सरदार डिंगे डिंग शू और कुछ गार्ड्स के साथ चियाओजी के पास आता है। डिंगा यून की वेयरअबाउट्स जानना चाहता है, जबकि चियाओजी नीक दिखाने की कोशिश करते हुए घबरा कर पूछता है कि क्या वे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। डिंगा उस टालने को अनसुना कर देता है, बताते हुए कि उन्हें पता है चियाओजू और हमारा लड़का डिंग रेजिडेंस में घुसे थे। डिंग शू जोड़ता है कि उसने उनकी आवाजें पहचान ली थीं और डिंगे भयापक अंदाज में कहता है कि उसने शाओजी के लिए एक तोहफा तैयार रखा है। डिंगो एक संकेत देता है और चियाओ परिवार के सदस्य, जिनमें शाओई की माँ, दादा और कई करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, आगे आते हैं। शाओ के दादा तुरंत मांग करते हैं कि वह घुटनों पर बैठकर डिंग परिवार से माफी मांगे, लेकिन शाओ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह अपनी पीढ़ियों को डिंग परिवार के सामने कुत्तों जैसा बर्ताव झेलते नहीं देखेगा। उसका चाचा फिर भी घुटनों पर गिर पड़ता है, कहता है कि एक कथित बड़े पापी की संतान होने के नाते इतनी नीची सेवा करने की अनुमति मिलना ही उनके लिए एक वरदान है। शॉ की आंट उसे समझाती है कि वह अपनी माँ को भी देखे, जो अपने पागल हुए पति के बाद से बहुत कुछ सह चुकी है, पर शॉ अडिग रहता है। वह जोर देकर कहता है कि उन्हें अपने परदादा की लाश देखनी चाहिए, जिसने आपदा रोकने के लिए लड़ा और मॉन्स्टर्स के घेरने के बाद खुद को बलिदान किया। वह अपनी फैमिली से अनुरोध करता है कि वे सामने रखे सबूतों पर विश्वास करें, ऐसे सबूत जो डिंग परिवार की प्रचार रणनीति के खिलाफ हैं। चाओ का मानना है कि जैसे ही सच सामने आएगा, उन्हें अपमान में जीना बंद कर दिया जाएगा। वह यह भी कहता है कि डिंग परिवार की लॉजिक के हिसाब से उसके दादा का परिवार, उसके अंकल इन लॉ और उसके दूसरे चाचा का परिवार इस कथित अपराध की वजह से मर जाना चाहिए। डिंगा मुंह पर ठहाका लगाते हुए मानता है कि चाओजू जो कह रहा है वह सही है। डिंगकुन सच में सत्ता में आया था श्यावेन पर अचानक हमला करके, लेकिन वो व्यंग्य से मुस्कुराता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्यावेन को इंपीरियल ट्रेटर का टैग दिया गया था और अब किसी को परवाह नहीं कि श्याओई का पिता पागल हो गया या बाकी परिवार के लोग मारे गए। वो
वो चो से कहता है कि पूरा च्याओ फैमिली पहले से ही ये सच्चाई जानता है और सबको आदेश देता है कि वो सब घुटनों पर बैठ जाएं। अनिच्छा से शाओई की माँ घुटनों पर बैठ जाती है, रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि वह मान जाए और अपनी गलती स्वीकार करे। वह और दुख नहीं सह सकती। अपने पति के टूटने के बाद उसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन श्याओई को अपने बचपन की उसकी ही बातें याद आती हैं। कभी दूसरों की बातों पर मत चलना। जैसे ही डिंगशु गुस्से में अपना सब्र खो देता है और श्याओई को लात मारने बढ़ता है, श्याओई अचानक उसका पैर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वह जोर से घोषणा करता है कि वह कभी नहीं झुकेगा। गुस्से में डिंगशु अपना हथौड़ा समन करता है, लेकिन च्याओ अपनी ढाल उठाता है और जोर से चिल्लाता है कि च्याओ फैमिली हीरो के वंशज हैं। च्याओ जी एक शक्तिशाली मुक्का डिंगशु के चेहरे पर जड़ता है, जिससे डिंगे का ध्यान उसकी ओर जाता है। अब वह और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। डिंगशु यकीन नहीं कर पाता कि उसका कभी पंचिंग बैग रहा श्याओई अब इतना मजबूत कैसे हो गया और गुस्से में फिर से हमला करता है। लेकिन इस बार च्याओ आसानी से हर वार को रोकता है और एक जोरदार प्रहार से डिंगशु को जमीन पर गिरा देता है। इस बीच मिरर वर्ल्ड में यून और बेनबेन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। उसे एहसास होता है कि वह बेनबेन की पूरी ताकत देख रहा है और दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर बेनबेन डिफेंसिव क्लास का न होता और उसे अपनी स्थिति का एहसास होता तो यून के लिए ये लड़ाई जानलेवा साबित होती। लेकिन यून के पास एक फायदा है, बेनबेन की सारी लड़ाई की तकनीकें उसने खुद सिखाई थीं, इसलिए उसे उनकी कमजोरियां पता हैं। फिर भी वह संघर्ष कर रहा है क्योंकि ट्रिक ब्लेड का भी कोई असर नहीं हो रहा। हालात और बिगड़ जाते हैं जब बेनबेन अपनी गोल्डन लाइट बैरियर स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे यून चिंतित हो जाता है। वापस रियल वर्ल्ड में डिंगशु अपनी स्किल मोल्टन माउंटेन केओटिक हैमर से हमला करता है, लेकिन शाओजी डटा रहता है, हर वार को रोकते हुए पलटवार करता है। उसके लगातार प्रहारों से डिंगशु हिल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब डिंग परिवार का तीसरा मुखिया अपना क्लॉ वेपन समन करता है खुद लड़ाई में उतरने के लिए, लेकिन अचानक वह देखता है कि च्याओजू के चारों ओर गोल्डन लाइट बैरियर चमक उठा है। बैरियर के अंदर चौवो डिंगशु को पकड़े हुए लगातार हमला करता रहता है और चिल्लाता है कि डिंग परिवार कायरों का झुंड है। मिरर वर्ल्ड में हमारा हीरो उसी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि बैरियर कम से कम 10 हमले झेल सकता है, जब तक कोई भी प्रहार उसकी लिमिट से 2 गुना जोरदार न हो। जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म होती है, किसी भी 10 हमलों से उसे तोड़ा जा सकता है। रियल वर्ल्ड में तीसरा फैमिली हेड आखिरकार बैरियर को तोड़ देता है। धूल बैठने के बाद च्याओ गुस्से में कहता है, अगर मेरे परदादा आज होते तो डिंग परिवार रहम की भीख मांग रहा होता। डिंगा गुस्से से एक स्किल का उपयोग करता है, जिससे च्याओ जी को डिंगशु को छोड़ना पड़ता है और फिर वह ग्रेविटी स्मैश छोड़ता है, जिससे जमीन फट जाती है और च्याओ जी बुरी तरह घायल हो जाता है। डिंगा आगे बढ़ता है, च्याओ जी उसकी टांगें काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। तभी च्याओ जी की माँ आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए मिन्नत करती है, कहती है कि सजा चाहिए तो उसे दे दी जाए, वह घुटनों पर झुक जाएगी। डिंगा उसे देखकर कहता है कि अब फैसला च्याओ पर है, लेकिन फिर तुरंत धैर्य खो देता है और श्याओई की माँ पर हमला करने को बढ़ता है। तभी अचानक एक ठंडी हवा चलती है और सबके सामने बेनबेन की अनडेड सोल प्रकट होती है। पूरा च्याओ परिवार और डिंग परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं। यूना, जो मिरर वर्ल्ड से देख रही होती है, धीरे से कहती है, बेनबेन नर्क से लौट आया है हिसाब बराबर करने। सबकी आंखों के सामने अनडेड बेनबेन खड़ा है, सीधा, मजबूत और अडिग। डिंग परिवार का तीसरा मुखिया तुरंत आदेश देता है कि उसे पकड़ा जाए। गार्ड्स दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बेनबेन तुरंत एक्टिवेट करता है आयरन आर्मर, शील्ड आर्मर, गार्डियंस ऑरा और ग्रुप शील्ड। उनके सभी हमले बेअसर हो जाते हैं और पलटकर उन्हीं पर पड़ते हैं। च्याओ का दादा हैरान रह जाता है, जबकि च्याओ जी उसकी ताकत देखकर सोचता है कि वो अकेले इतने विरोधियों के सामने भी टिक सकता है। डिंगाई यून की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता है ये बेनबेन तुम्हारा अनडेड समन है। मैंने तुम्हारी अनडेड आर्मी खुद देखी थी। वो ताना मारता है, लेवल 33, बस इतना कूड़ा है, और फिर सीमन एडहीजन स्किल से लगातार हमले करता है, लेकिन बेनबेन हर वार को रोक देता है। शांत मगर अडिग, एक ऐसा योद्धा जो मर चुका है पर हारना नहीं जानता। डिंगाई गुस्से से भर जाता है, उसका शरीर लाल आभा रेड ऑरा से चमक उठता है और वो दहाड़ते हुए समन गॉड क्रैश छोड़ता है, लेकिन बेनबेन तुरंत अपनी गोल्डन लाइट बैरियर से उस वार को रोक देता है। तीसरा सरदार उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे उस बैरियर को तोड़ दें, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसके सारे सिपाही तो पहले से ही अनडेड स्केलेटन से लड़ने में उलझे हुए हैं। गुस्से में भरा डिंगे खुद आगे बढ़ता है और चार्ज प्रेशर पंच का इस्तेमाल करता है, मगर हमारे हीरो पर उसका कोई असर नहीं होता। चौंक कर वो तुरंत रेंडिंग क्लॉ स्किल एक्टिवेट करता है,
लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट गायब हो जाता है। अगले ही पल वो हवा में उसके ऊपर प्रकट होता है और नीचे वार करता है। एक तेज और सटीक हमला। दिंगे बुरी तरह घायल हो जाता है। खून से लथपथ और गुस्से से पागल दिंगाई गर्जना करता है, पर यून आसानी से उसके हर वार से बच जाता है। बेन अपनी तलवार उठाता है, जिससे यून को कूदने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो उस पर से एक और तेज हमला करता है। एक ही वार में डिंगाई का हाथ कट जाता है। दिंगाई अपने प्रीस्ट को बुलाता है, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि उसके सारे सैनिक और सहायकों को अनडेड्स पहले ही खत्म कर चुके हैं। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, लेजेंडरी स्किल बफ के साथ मेरे अनडेड अब तुम्हारे किसी भी गार्ड से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। घबराया हुआ डिंगाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन अपनी तलवारें उठाकर उसका रास्ता रोक देता है। यूना शांत स्वर में कहती है, ये है सोर्ड शील्ड एब्सोल्यूट फॉर्मेशन। एस क्लास से नीचे कोई इससे नहीं बच पाया। आखिरी कोशिश में डिंगाई एक वॉइड बॉम्ब निकालता है, एक एस क्लास वेपन जो उसे अपने दादा से विरासत में मिला था, और धमकी देता है कि वो इसे विस्फोटित कर देगा। लेकिन यून बिना डरे कहता है, कर दे। दिंगा हिचकिचाता है और उसी पल यूना झपट कर उसका दूसरा हाथ काट देती है। बम जमीन पर गिर जाता है। अब दिंगा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। यून आदेश देता है, घुटनों पर बैठो, और डिंग बेबसी से झुक जाता है। शव उस नजारे को देखकर मुस्कुरा देता है, जबकि पीछे डिंग शू चुपचाप रो रहा होता है। हमारा हीरो आगे बढ़ता है, डिंगे की पीठ पर पैर रखकर उसकी गर्दन पर तलवार तानता है और ठंडे स्वर में पूछता है, अब बताओ तुम्हारी कीमत क्या रह गई। इस बीच यूनो उसकी इन्वेंट्री चेक करती है। वहां सैकड़ों हेल्थ पोशंस हैं। हर एक 100 एचपी को 10 सेकंड में रिस्टोर कर सकती है। लेकिन यून जल्दी समझ जाता है कि इन सब का इस्तेमाल करके भी बेन को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। वो चुपचाप फैसला करता है, बेन को मरना होगा ताकि वो फिर से रिजरेक्ट होकर और भी ताकतवर बन सके। वो बेन को खत्म करता है और उसकी आत्मा मिरर वर्ल्ड में प्रकट होती है। यून बिना देर किए उसे एक एडवांस्ड अनडेड के रूप में अपने साथ जोड़ लेता है। वो समझ जाता है कि जितने ताकतवर दुश्मनों को वो हराएगा, उतने ही शक्तिशाली अनडेड उसके कंट्रोल में आएंगे। वो ये भी तय करता है कि डिंग शू को अभी जिंदा रखेगा, शायद भविष्य में उसके काम आए। चाओ के दादा दूर से सब कुछ देखते हैं। उनके चेहरे पर अविश्वास और सम्मान का मिश्रण है। वो सोचते हैं, इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति, यूं ही वो होगा जिसने चाओ को इतना मजबूत बनाया। वहीं चाओ जी के चाचा कहते हैं कि जिसने सालों पहले उनके दादा को मारा था, वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। हमारा हीरो मन ही मन मान लेता है, हाँ, डिंग कून का सामना करने के लिए मुझे और भी मजबूत बनना होगा। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके अनडेड सोल्जर्स लेवल अप हो चुके हैं। वो मुस्कुराता है। उन्हें लड़ाई में भेजना सही फैसला था। अब उनकी ताकत और नया इक्विपमेंट देखकर लगता है कि वो लगभग अजेय बन चुके हैं। वो नोट करता है कि अब ये डंजन उसके लिए ज्यादा अनुभव नहीं दे रहा, इसलिए वो आदेश देता है कि अनडेड डंजन लॉर्ड को खत्म कर दें। ऐसा करने से डंजन नष्ट हो जाएगा और इस अराजकता में चौवो परिवार बिना किसी की नजर में आए भाग सकेगा। कुछ ही समय में अनडेड्स डंजन लॉर्ड को मार गिराते हैं और पूरा डंजन धीरे धीरे गायब होने लगता है। यून चौवो फैमिली की तरफ मुड़कर कहता है, घबराओ मत, इस हलचल से डिंग परिवार को तीसरे मुखिया की मौत का पता लगने में समय लगेगा। तुम लोग अभी निकल जाओ, पीछा करने वालों को मैं संभाल लूंगा। वो जानता है कि उसे मिरर वर्ल्ड लेवल 3 तक पहुंचना है। पिछले अपग्रेड ने उसे काफी मजबूत बनाया था और अब उसे यकीन है कि अगला स्तर उसे डिंग कुन के बराबर या शायद उससे भी आगे ले जाएगा। बाद में एक अमीर आदमी के प्राइवेट डंजन के बाहर एक गार्ड शान से कहता है कि कोई यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे क्या पता कि यून पहले ही अंदर जा चुका है। अंदर हमारा हीरो नोट करता है कि ये सारे प्राइवेट डंजन्स कितने कमजोर तरीके से सुरक्षित हैं। वो कई और डंजन साफ करता है और लगातार लेवल अप करता जाता है। जल्द ही पूरे क्षेत्र में अफवाह फैल जाती है एक रहस्यमय डंजन डिस्ट्रॉयर के बारे में। चाओई के दादा सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये यूं ही हो सकता है? वो चिंतित हो उठते हैं कि कहीं ये सब घटनाएं उस डंजन से जुड़ न जाएं जहां वे पहले गए थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डिंग परिवार फिर से हमारे हीरो तक पहुंच जाएगा। उन्हें अब यकीन हो जाता है यून ने ये सब सिर्फ चाओ परिवार को बचाने के लिए किया था। अब डिंग परिवार की हवेली से बहुत दूर एक छिपे हुए ठिकाने में चाओ परिवार को आखिरकार कुछ राहत महसूस होती है, लेकिन उनकी ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक दीवार जोरदार धमाके से फट जाती है और मलबे के बीच टिंग हाओ यानी डिंग परिवार का दूसरा सरदार अपनी अनमैच्ड डिसेंट स्किल के साथ नीचे उतरता है। वो ठंडे गुस्से में कहता है, गद्दारों, तुम लोग बच नहीं सकते। यून की लोकेशन हमें पता चल गई है। उधर हीरो डंजन के बाहर हमारा यून, जो अब लेवल 42 पर पहुंच चुका है और जिसकी मिरर वर्ल्ड स्किल अब लेवल 3 तक उन्नत हो चुकी है, खड़ा है। वो तलवार उठाकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, मैं आया हूँ डिंग कुन के लिए। हीरोज डंजन के सामने खड़ा होकर यून सोचता है, अब तक जिन प्राइवेट डंजन्स को उसने साफ किया वो सब बस लेवल 30 के आसपास के थे, बहुत कमजोर, बहुत आसान। वो असली चुनौती नहीं दे सकते थे। असल ताकतवर डंजन्स जैसे ये वाला
राज्य के नियंत्रण में हैं, भारी सैन्य सुरक्षा के साथ, और 2 किलोमीटर के दायरे में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं। आमतौर पर यून अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल से अंदर घुस सकता था, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 20 मीटर है। इतनी सख्त सुरक्षा पार करने के लिए नाकाफी। इस बार वो तय करता है कि उसे मदद चाहिए और वह युनशा को बुलाता है। जब युनशा वहां पहुंचती है तो वो झुंझलाकर पूछती है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? तुम्हें पता है मैं भी बिना पास के अंदर नहीं जा सकती। युन मुस्कुराते हुए उसे कुछ टेम्पोररी पासेस दिखाता है जो उसने डिंग परिवार की हवेली से चुराए थे। युनशा तुरंत गौर करती है और कहती है, हर पास के साथ एक साथी की जांच होती है। ये बताओ तुम इतने बेताब क्यों हो इस डंजन में घुसने के लिए? तब यून समझाता है, बेन की मौत और ट्रेटर्स डंजन में जो हुआ उसे देखकर मुझे शक है कि हीरोज ने जो कहानी फैलाई है वो पूरी तरह झूठ है। मैं चो परिवार की मदद करना चाहता हूँ सच्चाई सामने लाने के लिए। युनशा नाराज होकर कहती है, तुम्हारा चो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। किसी हीरो परिवार से टकराना बेवकूफी है। तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुमने ये पासेस तो बेन की सच्चाई जानने से पहले ही चुरा लिए थे। वो जोड़ती है, दिंगय खुद रिवेंज के लिए ट्रेटर्स डंजन में गया था और फिर वो पूरे डंजन के साथ गायब हो गया। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में हीरोज के लिए गुस्सा है। वो थोड़ा रुककर पूछती है, सच बताओ क्या तुम उस गद्दार यून से जुड़े हो? तुम्हारे नाम भी तो मिलते हैं। यून हल्का हंसता है और कहता है, तुम्हारा नाम भी युनशा है, फिर तुम भी तो हो सकती हो। वो झल्लाकर जवाब देती है, मैंने अपना सरनेम बदल लिया था मुश्किलों से बचने के लिए। यून हंसते हुए चढ़ाता है, शायद तुम मेरे असली सरनेम के बारे में ज्यादा सोच रही हो। युनशा भौहें चढ़ाकर कहती है, अगर तुम मजाक करते रहे तो मैं तुम्हें सेना के हवाले कर दूंगी। लेकिन यून मुस्कुराता है, उसे पता है वो ऐसा नहीं करेगी। उसके दिल में यकीन है युनशा सच में नेक इंसान है जिसने हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। उसका भरोसा जीतने के लिए यून उसे वो डायरी देता है जो उसने डिंग परिवार से ली थी जिसमें हीरोज के वंशजों के अपराध दर्ज हैं। युनशा हैरान रह जाती है, तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? वो पूछती है, तुम्हें लोगों पर इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। युन शांति से जवाब देता है, अगर किसी ने मुझे पहले धोखा दिया भी हो तो मैं भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा और मुझे पता है तुम बुरी इंसान नहीं हो। थोड़ा सकपकाई हुई युनशा कहती है, ठीक है मेरे साथ चलो, लेकिन जब मैं तुम्हें धोखा दूंगी वहीं रुक जाना। हीरो डंजन के प्रवेश द्वार पर एक गार्ड युनशा को रोकता है और कहता है, हीरोज अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम डिंगडी के साथ नहीं आई। वो फिर युन की ओर देखता है जो हुडेड क्लोक में है और शक से पूछता है, तुम्हारे साथ ये कौन है? डिंग परिवार ने तो रिपोर्ट की थी कि कुछ पास चोरी हुए हैं। वो आगे बढ़ता है और कहता है, सुरक्षा खड़ी है, हमें तुम्हारे निजी गार्ड की जांच करनी होगी। युनशा बिना झिझक यून का चेहरा पकड़कर कहती है, अगर शक है तो मेरी भी जांच कर लो, शायद मुझे भी किसी ने बदल दिया हो। गार्ड्स उसके तेवर और रुतबे से डर जाते हैं और तुरंत रास्ता खोल देते हैं। अंदर पहुंचने के बाद यून को एहसास होता है युनशा का प्रभाव उससे कहीं ज्यादा है जितना उसने सोचा था। वो शांत स्वर में कहती है, मैं अब आगे दखल नहीं दूंगी, जो करना है करो। युन सिर झुकाकर उसका धन्यवाद करता है और एक क्लोक पहने अनडेड समन करता है। वो युनशा से कहता है कि वो उसी के साथ बाहर निकल जाए उसकी सुरक्षा के लिए। युनशा वहां से चली जाती है। अब युन मिरर वर्ल्ड में प्रवेश करता है, उत्साहित होकर अपनी लेवल 3 स्किल को आजमाने के लिए। वो स्किल एक्टिवेट करता है और मिरर वर्ल्ड के भीतर रियल वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स की कॉपी बना देता है। अब वो बिना किसी डर के मिरर वर्ल्ड में इन कॉपीड क्रीचर्स को मारकर फार्म कर सकता है। सबसे बड़ी बात, जब वो मिरर वर्ल्ड से बाहर निकलता है उसके अनडेड वहीं रहकर खुद लेवल बढ़ाते रहते हैं, उसके बिहाफ पर लड़ते हुए और यून को और भी ताकतवर बनाते हुए। हीरोज डंजन के अंदर डिंग फैमिली एक पूरा शहर बना रही थी, एक अंडरग्राउंड सिटी जो उनका नया बेस था। यहीं से हमारा यून आगे की जांच करने की योजना बना चुका था। उसे पहले ही डिंग फैमिली डायरी से पता चल चुका था कि डिंग कुन यहीं कहीं मौजूद है। दुर्भाग्य से हमारे हीरो को इस शख्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी, बस इतना कि डिंग कुन ने कई दशक पहले एस रैंक हासिल कर लिया था और तब से उसने अपनी असली ताकत कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई। यूना मानता था कि अगर यून को डिंग कुन के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाए तो वो उसे हराने का आत्मविश्वास जुटा पाएगा। यून को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो हर एस रैंक योद्धा को जानता था, लेकिन डिंग कुन मानो कहीं से अचानक प्रकट हुआ था। जवाब तलाशने के लिए वो बेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि जब मिरर वर्ल्ड ने लेवल अप किया था तो उसके अनडेड क्रीचर्स की इंटेलिजेंस बढ़ गई थी, खासकर बेन की, जिसने सबसे ज्यादा सुधार दिखाया था। हालांकि वो अब भी बात करने लायक नहीं था। यून उम्मीद करता है कि अगले अपग्रेड में शायद बेन और जागरूक हो पाएगा। इस बीच डंजन सिटी कासल में डिंग डैन अपने पिता पर चिल्ला रहा था, आपने हमेशा तीसरे बेटे को ही तरजीह दी है। सिक्योरिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वो बेटा अब तक लापता है। एम्पायर के हीरो डिंग कुन अपनी भारी आर्मर में बैठा था, लेकिन बेटे की चीख सुनकर उठ खड़ा हुआ। वो शांत लेकिन डरावनी आवाज में बोला, वो अपराधी अब एस रैंक तक पहुंच चुका है, तुरंत कार्रवाई करो। अचानक कुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर डैन के सीने में घुसा दिया।
वो ठंडी हंसी के साथ बोला, अपने ही बेटे पर नजर नहीं रख सके और खुद को एस रैंक कहते हो। वो डैन का मजाक उड़ाता है कि वो एक वार भी नहीं झेल सका। फिर कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था ताकि तुम अपने पोते का ध्यान रख सको। अब अपने किए का हिसाब खुद दो। कून ये भी चेतावनी देता है कि खून के रिश्ते खोने से तुम्हारी उम्र के साल घट जाते हैं। किले के बाहर डिंग यान, जो हीरो का वंशज है, एक विशाल आदमी की पीठ पर बंधा बैठा है। वो मजे से देख रहा है कि इंसान और भेड़िए खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तभी उसका साथी नान्स आता है और कहता है, यान, तुम्हारे मास्टर का पेट कई दिनों से मांस नहीं खाया। उसी समय हमारा हीरो युन दूर से ये सब देख रहा होता है। वो नोट करता है कि यहाँ के डिंग परिवार के सदस्य बाहर वालों की तुलना में कहीं ज्यादा संयमित लगते हैं। वो सोचता है कि क्या अब खुद को प्रकट करना चाहिए या नहीं। तभी बेन के शरीर में हलचल होती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। यून को एहसास होता है कि इस हालत में भी बेन दूसरों की मदद करना चाहता है। उसे याद आता है कि डिजास्टर जोन के लोगों में बेन और लांचियान सबसे दयालु और बहादुर थे, इसीलिए युन ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में चुना था। अब उसे गहरा अफसोस होता है। उसे लगता है कि बेन की ये हालत उसकी ही गलती है। कुछ मिनट बाद बेन बड़बड़ाने लगता है, कुछ नाम बोलने की कोशिश करता हुआ। यून चौंक जाता है, शायद बेन की चेतना लौट रही है। और फिर बेन बुदबुदाता है, लियोन चान ही डिंगकुन है। यून की आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। किले में डिंगकुन अपने बेटे का खून आर्मर से पोंछता है। धीरे से हमारे हीरो का नाम बोलता है। वो बुदबुदाता है, इतने सालों बाद फिर वही नाम। अब उसके चेहरे पर उत्सुकता और खतरनाक खुशी दोनों झलकती हैं। वो यह जानने को बेचैन है कि आखिर कौन उसके मास्टर का नाम लेकर घूम रहा है। दूसरी ओर यन अपने पेट ओगर्स की बहुत परवाह करता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूसरे जानवरों की ओर ध्यान देने लगता है, ओजर्स भूखे मरने लगते हैं। एक पागलपन के दौरे में यन उन बेबस इंसानों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाता है, सबको खा जाओ। जैसे ही एक बच्चा उनकी पकड़ में आने वाला होता है, यून वहां पहुंचता है और तुरंत खतरा खत्म कर देता है। पर उसके दिल में हलचल है। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि डिंगकुन दरअसल लियन है, यानी उसका अपना स्टूडेंट। यान अब अपने असैसिन गार्ड के पीछे छिप जाता है, जबकि यून का गुस्सा अंदर तक जल रहा होता है। उसे याद आता है वो वक्त जब उसने दोनों डिसाइपल्स को समझाया था, नाइट्स का युग खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे आदर्श जीवित रहने चाहिए। उसने उन्हें कई सिद्धांत सिखाए थे। पहला, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। हमेशा याद रखो कि तुम बाकी लोगों से बेहतर नहीं हो। वो उन्हें स्कोल्ड करता था अगर वे अहंकारी बनते, और उनकी ग्रोथ के लिए स्किल बुक्स तक दी थीं। वर्तमान में लौटते हुए यूनियन और नान्स को बुरी तरह हराता है, यहाँ तक कि नान्स का लेवल 30 लेजेंडरी इक्विपमेंट तोड़ देता है। इसके बावजूद यन हंसता रहता है, ताने मारता है। यून को याद आता है दूसरा प्रिंसिपल था मर्सी। उसने उन्हें सिखाया था कि कमजोरों के प्रति दयालु रहो और हिंसा का जवाब करुणा से दो। यून ने खुद उन्हें स्लेव ऑक्शन से बचाया था, क्योंकि वो मानता था कि जो दर्द झेल चुके हों वो दूसरों की पीड़ा को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। अब वो उनके इल्यूजन्स पर वार करता है और यान चिल्लाता है, मुझ जैसे और भी कई हैं, शायद तुम्हारा परिवार भी हमारे बीच ही है। यून का गुस्सा बढ़ता है। वो अपना अटैक पावर सिस्टम से बढ़ाता है और मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट करके असली यान और नान्स को लोकेट करता है। एक बार मिलते ही वो सीधे हमला करता है। उसे याद आता है तीसरा प्रिंसिपल, ब्रेवरी। डंजन बैटल्स में हमेशा न्याय के लिए लड़ो। यन डरकर भागने लगता है, नान्स को अकेला छोड़ देता है। नान्स अपनी एबिलिटी से यून पर वार करता है, पर सही वक्त पर उसे ढूंढ नहीं पाता। अचानक यून उसके पीछे प्रकट होकर वार करता है और एक स्पेशल स्किल अनलीश करता है। उसे याद आता है चौथा प्रिंसिपल, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। इसी बीच बेन घायल यन को खींचकर उसके मास्टर के सामने लाता है। यन चिल्लाता है, मैं हीरो का पोता हूँ। लेकिन जब वो देखता है कि उसका असैसिन अब यून का पपेट बन चुका है, तो उसकी आवाज रुक जाती है। यून को बाकी प्रिंसिपल्स याद आते हैं, ऑनेस्टी, जस्टिस, ऑनर और सोल। यन को हराने के बाद यून किले की दीवार पर खड़ा होता है। सैकड़ों इंसान नीचे बंधे हुए कैदियों की तरह लटके हुए। उसके भीतर आग जल उठती है। लांचियान, उसका अपना डिसाइपल जिसने कभी दया सीखी थी, अब अपने ही मास्टर के खिलाफ तलवार उठा चुका था। क्रोध से भरकर यून चिल्लाता है, लांचियन, तुमने ये क्या कर डाला? अचानक पीछे से चैन प्रकट होता है और एक जोरदार वार से यून को कई दीवारों के पार फेंक देता है। यून जल्दी संभलता है, अपनी हीलिंग स्किल और अटैक बूस्ट दोनों एक्टिवेट करता है। चैन फिर बढ़ता है और यून अपने मिरर से जवाबी वार करता है। एक वार में चैन की आर्मर टूट जाती है और उसका चेहरा सामने आता है। यून का शरीर कांप उठता है। चैन ही डिंगकुन है। वो गरजता है, तुमने अपने मास्टर से गद्दारी क्यों की? चैन बस मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पुराना नाम पहचानता हूँ। यून वार पर वार करता है, लेकिन चैन कहता है, मैं तो बस एक टूल हूँ, अपने मास्टर द्वारा भेजा गया। वो जमीन तोड़ देता है। चारों ओर अराजकता फैल जाती है। यून ये देखने के लिए बेन को आगे भेजता है। चैन उसे पटक देता है,
पर हैरान होता है कि वो अब भी जिंदा है। फिर समझता है ये तो अनडेड है। तभी चेन के 3 बेटे हथियार लेकर आ जाते हैं। यून तुरंत अपनी अनडेड आर्मी समन करता है, जिसमें डिंगाई भी शामिल है। इस दृश्य को देखकर चेन के चेहरे पर कुछ पल के लिए आंसू आते हैं, लेकिन फिर वो हंस पड़ता है। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। वो कहता है, साबित करो कि तुम ही मेरे मास्टर हो। यून अपना एमपी और अटैक पावर दोनों बढ़ाता है और उसे याद आता है वो दिन जब चेन एक स्लेव केज में बंद था और फिर भी दूसरों की मदद करता था। अब चेन ठंडी हंसी के साथ कहता है, मैं जो हूँ तेरी वजह से हूँ। यून जवाब देता है, मैंने तुम्हें बचाया था, ताकत दी थी। लेकिन चेन चिल्लाता है, तो फिर इतनी देर से क्यों बचाया? बैन को क्यों चुना मुझसे पहले? उसके शब्दों में कड़वाहट थी, शायद क्योंकि वो ज्यादा साफ था या ज्यादा काबिल। यून सख्ती से कहता है, मैंने कभी किसी को अलग नहीं समझा। तुम खुद बहादुर बनना चाहते थे। चेन चीखता है, तुमने कभी मुझे बराबरी से नहीं देखा, तुम्हें सिर्फ बैन पसंद था। वो कहता है कि वो अब नाइट्स वर्च्यू में विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया में दर्जा और ताकत ही सब कुछ तय करती है। वो कहता है, तुमने बेन को चुना और मैंने लुई को। फिर हंसते हुए जोड़ता है, देखो अब कौन ऊपर है और कौन नीचे। यून अब गुस्से में मिरर से हर दिशा से हमला करता है। चेन की आर्मर पूरी तरह टूट जाती है। यून ठंडे स्वर में कहता है, तुम तो बैन के पैरों के लायक भी नहीं। चेन जोर से हंसता है, फिर अचानक अपनी ताकत 300% और गति 200% बढ़ा देता है। वो रैम्पेज बर्जकर एक्सक्लूसिव स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि यून को मिरर वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ता है। चेन ब्लड स्टॉर्म अनलीश करता है, सभी मिरर्स तोड़ने के लिए। यून की एचपी तेजी से गिरती है। चेन हंसकर कहता है, तुम सिर्फ तब नैतिकता की बातें करते हो जब तुम सुरक्षित होते हो। वो ब्लड रेज एक्सप्लोजन ब्लेड से यून को दीवारों में फेंक देता है। यून की एचपी बस 42 पर रह जाती है। चेन कहता है, अब भाग नहीं सकते, झुको और मेरे पेट बन जाओ, रिजरेक्शन का राज बता दो। लेकिन यून धीरे धीरे उठता है, दोनों तलवारें पकड़ता है और कहता है, मुझे तुम्हें उस केज से कभी नहीं निकालना चाहिए था। उसी पल यून लेवल अप करता है। उसकी एचपी और स्टैट्स पूरी तरह रिस्टोर हो जाती हैं। चेन हैरान रह जाता है। इस बीच मिरर वर्ल्ड में उसकी अनडेड आर्मी लगातार मॉन्स्टर्स मार रही होती है और उसकी एक्सपी बढ़ती जा रही है। वो रिवर्स एक्सेलरेशन रेडियंस और रिवर्स इविल पोजेशन एक्टिवेट करता है, अपनी स्पीड और स्टैट्स दोनों बढ़ाते हुए। वो दहाड़ता है, चेन जैसे लोगों से निपटने में मुझे वर्च्यू की जरूरत नहीं। अब यून हर दिशा से वार करता है। चेन हंसता है, तलवारें चला रहे हो लेकिन दिशा खो चुके हो। तभी यून गायब हो जाता है और उसके पीछे प्रकट होकर वार करता है। चेन चौंक जाता है, वो तो सारे मिरर्स तोड़ चुका था। फिर उसे एहसास होता है खून भी रिफ्लेक्टिव होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बैन पीछे से उसे भेद देता है और यून मौका पाकर अपनी पूरी अनडेड आर्मी समन कर देता है। अब चेन यानी डिंगकुन चारों तरफ से घिर चुका है, कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं।